तालिबान का भारत के प्रति लगाव क्यों है और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना कैसे है? अफगान औरतें जिए, अफगान औरतें मरे, मेरा बस सेल्फ इंटरेस्ट। मेरे को हींग चाहिए उधर से, पाकिस्तान पे 1-2 बम चाहिए मेरे को, बस। क्या रॉ एज एन एजेंसी तालिबान और टीटीपी को अपना एक एसेट मानती? तो कल को भारत को भी अफगानिस्तान तक अपनी टेरिटरी वापस लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। अखंड भारत। इन फ्यूचर ऐसा देखा जा सकता है कि तालिबान और बलूचिस्तान साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। हाँ, और इंडियन स्टेट के इंटेलिजेंस एजेंसीज इतने नालायक हैं कि वो इस पे कोई भी इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि यूएसएड किन किन को पैसा दे रहा था। क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया का पीआर गेम थोड़ा सा वीक है? या थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा वीक है। आपने गडकरी जी का नाम लिया, पहले उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिला दो, फिर कहा इथेनॉल हटा दो। मैं पर्सनली लेवल पे और एक एकेडमिक लेवल पे एथेनॉल से डिसएग्री करता हूँ। जूस का एक्सोडस होता है इजिप्ट से, सिखों का एक्सोडस होता है अफगानिस्तान से, पारसियों को ईरान से भगाया जाता है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जाता है। सब में एक कॉमन पैटर्न दिखता है, रैडिकल इस्लामिस्ट। क्या ये एकदम से हो जाता है कि या ये कहीं से कोई पावर गेम है जो कोई चलाता है? कश्मीरी पंडितों का अब तक क्या 5-7 बार कत्लेआम हो चुका है ऐसे। गोधरा ट्रेन पे किसी ने चिंगारी लगाई थी, कश्मीर में भी एक चिंगारी लगाई गई थी। चिंगारी किसने लगाई थी? जगमोहन पे ब्लेम डालते हैं, पर जगमोहन से आप जाके बात करोगे, मैंने कितनी बार पूछा मदद भेजो, मदद करो, कुछ मदद नहीं आया दिल्ली से। Why always Hindus? जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब वो वोट चोरी जैसा बड़ा इल्जाम लगाते हैं, दे आर नॉट फेयर। आई डोंट एग्री विद अ सिंगल पॉइंट ही मेड। व्हाई डू यू से? अमेरिका एक घटिया 2 कौड़ी का देश है। थू, ट्रंप पे थू, बाइडेन पे थू, डेमोक्रेट्स पे थू, रिपब्लिकन्स पे थू, अब मेरे को भारत रत्न दो। दोस्तों, अभी दुनिया में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। 9 अक्टूबर 2025 तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर थे। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि भारत तालिबान के साथ दोस्ती कर रहा है, वो तालिबान जहां पर लड़कियों को जीने की आजादी नहीं, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ऐसा क्यों? दूसरी तरफ जब तालिबान के मिनिस्टर भारत की धरती पे थे, उस वक्त बॉर्डर पर तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहा था। तो क्या तालिबान के साथ दोस्ती पाकिस्तान के अंत का कोई संदेश है? क्या इसमें कोई स्ट्रेटेजिक मूव है? आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या पॉलिसीज बन रही हैं और आपको क्या क्या जरूर जानना चाहिए। हमारे साथ हैं अभिजीत अय्यर मित्रा, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स। बहुत से लोग इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, बहुत बोल्ड हैं, विटी हैं, इनके पास डिग्री है इंटरनेशनल रिलेशंस में। सबसे इनकी खास बात मुझे ये लगी, नॉलेजेबल तो हैं ही, सिर्फ किताबें नहीं बल्कि ये लाइव एक्सपीरियंस करके आए हैं। खुद तालिबान गए, तालिबान के लीडर से मिले, सीरिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो आज आप एक ही व्यक्ति से बहुत से देशों के पर्सपेक्टिव को जानने वाले हैं और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है। वोट चोरी, एथेनॉल कंट्रोवर्सी, बहुत सी बातें हैं, नैरेटिव्स में क्यों भारत हार जाता है। इन ऑल मैं ये कहूँगा कि हम अगर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने देश की कमी के बारे में भी बात करना जरूरी है। तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, ये एपिसोड आपके लिए। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं आपके विटी, ह्यूमरस और आई वुड से नॉलेजेबल कंटेंट के लिए, बिकॉज मैंने पर्सनली जैसे आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बिकॉज आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे आती थी दैट मेरे इन्फॉर्मेंट ने कहीं से कुछ बताया है, बहुत सी ऐसी चीजें, एंड बहुत सी बातें बाद में जाकर पीपल आर एबल टू रिलेट की अभिजीत सर ने कहा था वो हो पा रहा है। अपने आप को आप 3 शब्दों में कैसे डिफाइन करते हैं? आई थिंक मरने तक मैं स्टूडेंट ही रहूंगा, क्योंकि ना वो स्टूडेंट हूँ, जोकर हूँ और पेटू हूँ। अब देखो, मैंने अभी तक तालिबान के साथ मैंने हशीश फूंका है,
ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक सिडनी रेव पार्टी में मैंने एक बार एमएमडीए किया था। ये एमडीएमए या एमएमडीए पता नहीं, समथिंग लाइक दैट, एक्सटेसी टाइप। बट I never got addicted to any of this shit. The one thing I am addicted to is food. Like जब मैं ये जियोपॉलिटिक्स पे नहीं पढ़ रहा हूँ और अपने कुत्तों से नहीं खेल रहा हूँ, कुत्तों बिल्लियों से, तो मेरा दिमाग हमेशा खाना पे लगे रहता है। And I can't resist, bro. It's like it's a serious mental addiction. Like जो मैं फूड पे फैंटेसाइज करता हूँ ना, लास्ट टाइम ना मैंने वो पनीर ठीक से नहीं बनाया था, इस बार थोड़ा सा अलग। मे बी वो 85 पे 95 पे मैंने वो सिट्रिक एसिड डाल दिया था दूध पे, इसीलिए ऐसे फटा। अगले बार थोड़ा 87.5 डिग्रीज पे अगर डालूंगा वो ठीक से पनीर जमेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। सो यू नो इट्स लाइक वेरी ऑब्सेसिव ओसीडी अबाउट फूड। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आपको ट्रैवल का बहुत शौक है और आप उन जगहों में ज्यादा पसंद करते हैं जाना जहां पर कुछ और चैलेंजेस आए, जैसे कि अफगानिस्तान। आप वहां पे जैसे बताया कि वहां पर तालिबानियों के साथ आप बहुत एंजॉय भी करते हैं। अभी रिसेंटली एक विजिट हुई जो कि बहुत चर्चा में आई। 9 to 16 अक्टूबर आमिर खान मुताकी, जो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत में थे। अपने इस पूरे पीरियड में बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। जावेद अख्तर कहते हैं, I hang my head in shame when I see the kind of respect and reception that has been given to the representative of world's worst terrorist group, तालिबान। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि भारत ने इस तरह से ऐसा क्यों किया। अब क्योंकि आप अफगानिस्तान में जा चुके हैं, वहां बहुत से लोगों से मिल भी चुके हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ ये जो विजिट है, ये भारत के लिए एक सही मूव है या नहीं? What's your take on this? तो पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देखिए, अब तक तालिबान ने कितने हिंदुस्तानियों को मारा होगा? 100 से भी कम। मे बी दे वर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द IC-814 का जो हाईजैकिंग हुआ था, जिसमें वो रूपिन कटियाल जी मरे थे, और एक बॉम्बिंग हुआ था हमारे एम्बेसी के बाहर। शायद 100 से भी कम होंगे, 50 से भी कम होंगे। और इनको शर्म महसूस हो रहा है जब उनके विदेश मंत्री आके हमारे विदेश मंत्री से मिलते हैं। पर पाकिस्तान ने अब तक 70,000 कश्मीरियों का कत्ल कर चुका है। पंजाब इंसर्जेंसी को सपोर्ट करके एक और 70,000 को मार डाला होगा। अभी तक टोटल वॉर्स में कम से कम 10,000 को मार डाला है। टोटल टेररिज्म में पता नहीं टोटल पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों को कितने लाख मारे होंगे। पर इनको कुछ भी शर्म नहीं होता है पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी पे उनका खाना खा के, उनका थूक भरा बिरयानी खा के, क्या उधर शायरी सुना के, और फिर बोलते हैं पर देखो मैंने जाके उनको सच बोला मुंह पे। तो आपको कैसे पता है जयशंकर जी ने हमारे अफगान विदेश मंत्री से सच नहीं बोला? देखिए, मेहमान नवाजी का भी एक ये होता है। सो आई विल एनी डे, ये जावेद अख्तर जी जो है ना, ये द वन थिंग आई लर्नड इज, ये जो शायरी करते हैं और जो कविता लिखते हैं, इनको कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शायरी और कविता जो होता है ना, वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अगर आप शायरी और कविता को सुनोगे तो आपका देश ही एक शायरा में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दे आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली ऑन रियल लाइफ थिंग्स एवर। No literature is ever to be taken seriously. Not a novelist, not a filmmaker, not an artist, not a certainly not poets. तालिबान पे आते हैं। तालिबान का आप तालिबान देखिए, जो भी ये तालिबान पे बात करते हैं ना, इन्होंने ना ही तो सोशियोलॉजी पढ़ा है, ना ही तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है। जब कोई देश में कोई कस्टम होता है, वो कोई उधर एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटी के वजह से होता है। अफगानिस्तान क्या था? ये ट्राइबल भी नहीं था। हर एक जो गढ़ होता था, और वो एक गढ़ों का, इट वाज अ अक्यूमुलेशन ऑफ फोर्ट्स। क्योंकि हर बस्ती जो होती थी वो दूसरे बस्ती से लड़ाई करती थी। उधर से औरतें चुराते थे,
गेहूं सब्जी जब विंटर में ये होता था चुराते थे, क्योंकि उधर ओले जो पड़ते थे या जो फ्रॉस्ट पड़ता था विंटर में, जो इधर जो भूखमरी जो 50 साल में 100 साल में कभी एक बार होता था बारिश के वजह से, उधर ओले गिरने की वजह से या ऐसे कुछ वजह से हर 3-4 साल होते रहता था। तो आपको जाके नेसेसरीली आपको जाके प्लंडर करना पड़ता था अपने नेबर को। अनलाइक से उज़्बेकिस्तान और समरकंद, जहां आपका इतना ज्यादा कि वो भी ओएसिस बड़े ओएसिस हैं, तो आप सस्टेन कर सकते हैं। या छोटे छोटे से टेरेस फार्मिंग की तरह होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। आप आउटसाइड काबुल आप सस्टेन नहीं कर पाते हैं ये सब। अ, काबुल, हेरत, कंदहार, दीज वर द बिगर प्लेसेस हिस्टोरिकली, तो नहीं सस्टेन कर सकते हैं। तो उधर जो रूल्स डेवलप हुई, आप देखेंगे एक पोल है जिसमें अफगान विमेन बोलते हैं 98% अफगान विमेन वांट शरिया लॉ। व्हाई डू दे वांट शरिया लॉ? क्योंकि उनका जो लोकल लॉ है पश्तून वाली, वो शरिया से काफी ज्यादा कठोर है। ठीक है ना? सो देयर इज अ रियलिटी ऑन द ग्राउंड आउट देयर जो ये लोग समझते नहीं है। और ये क्या सुनते हैं कि काबुल में रहने वाले, हेरत में रहने वाले, कंदहार में रहने वाले, मज़ार-ए शरीफ में रहने वाले जो अर्बन अफ़गान एलीट्स हैं, वो जो बोलते हैं वो सुनना है उनको। ठीक है? उससे भाई दैट इज़ लाइक, वो फिर आप में और राहुल गांधी में क्या फ़र्क है? राहुल गांधी बस उन्हीं लोगों को सुनता है जो आईवी लीग का सर्टिफ़िकेट लेके वापस इधर आते हैं। और देखिए कितना वोट इकट्ठा कर पाते हैं वो। खुद अपनी ही सीट हार जाते हैं कभी-कभार, है ना? तो ये उन लोगों की तरह हैं। अफ़गानिस्तान की रियलिटी जो है, देखिए पहले हमको रिस्पेक्ट करना है जो अफ़गानिस्तान है। हर एक देश की अपनी यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। हमको अच्छा नहीं लगता है जब गोरे लोग आके हमारे को भाषण देते हैं ह्यूमन राइट्स पे, पर्सनल फ्रीडम्स पे। तो आप क्यों जाके उनको भाषण दे रहे हो कि उनके देश में क्या हो रहा है? और नोटिस, यही जो जर्नलिस्ट हैं, ये इन्होंने कभी भी या तो चीन के राष्ट्रपति या चीन के भी जब विदेश मंत्री, अभी जाके इन लोगों ने चीन का स्पॉन्सर्ड, चाइनीज एम्बेसी का स्पॉन्सर्ड ट्रिप गए थे तिब्बत में। बोल रहे थे वाह तिब्बत में इतना ये है, इतना वो है। उनको एक भी ऑपोजिशन टिबेटन नहीं मिला इंटरव्यू करने के लिए। सो सॉरी टू बी क्रूड, पर जो एक साइड का चूसता है ना, उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुम क्यों इधर बदतमीजी। देखो, चूसने में और बिना बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो जाके चीन का चूसते हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दीज पीपल आर। ओके? और यहां आप बोल रहे हो कि बदतमीजी से बात करो उसके साथ। भाई क्यों? उसके घर में जो हो रहा है वो उसके घर की बात है। इट हैज द जो अफगान औरतों के साथ हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अफगान औरतें जिए, अफगान औरतें मरे, इससे मेरा बस सेल्फ इंटरेस्ट है। मेरे को हींग चाहिए उधर से, पाकिस्तान पे 1-2 बम चाहिए मेरे को, बस। मैं आके तुम्हारे को अपना रिश्तेदार नहीं बना रहा हूं कि मेरे को पता लगाना है भाई तो अपने बीबी को पीटता है, नहीं पीटता है, व्हाटएवर। और ये जो हिपोक्रिट्स हैं, जो चीन के सरकारी पैसे पे तिब्बत जाके जो शी जिनपिंग की हुजूरी करते हैं, वो अगर चुप रहे वो सबसे ज्यादा बेहतर है। महुआ मोइत्रा जी। उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि ठीक है, आपकी बात मान गए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमें क्या लेना देना उनके देश में जो हो रहा है। अगर आप बेसिकली अफगानिस्तान में अगर कुछ हो भी रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। हमें, हमारे देश में कोई आया है उस देश से, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई गेट इट। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ये बोलते हैं कि जब मीटिंग हुई, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वुमेन को क्यों नहीं बिठाया गया? हाँ, उसके अगले दिन बिठा लिया, बोल दिया कि वो गलती होगी। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। बट जब वो हमारे देश में आ रहे हैं तो हमारे देश में ही विमेन जर्नलिस्ट को पहले दिन क्यों नहीं बिठाया गया? जो दूसरे दिन हुआ वो बहुत गलत है। दूसरे दिन को भी विमेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अफगान टेरिटरी है। जो अफगान एम्बेसी होता है वो अफगानिस्तान का भाग माना जाता है। तो अफगानिस्तान में जो रूल है वही फॉलो किया जाना चाहिए। आप अगर आपको इधर इतनी इच्छा है ना, आप एक विमेन फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजो अफगानिस्तान। ये सब ये करना है ना, बिकिनी पहन के घूमो ना फिर आप काबुल में।
जाओ, करो, हिम्मत है तो जाके करो ना। थोड़ा बीजिंग में जाके थोड़ा डेमोक्रेसी का नारा लगाओ, करेंगे। दैट इज अफगान टेरिटरी। जो अफगान एम्बेसी में होता है, वो जो अफगानिस्तान में होता है, वो एक ही चीज है ना? सो यू कांट, वो जो एम्बेसी में करते हैं वो वैसे ही है, बस जो दूसरे दिन हुआ प्रेशर दबाव के नीचे, वो नहीं होना चाहिए था। ओके। और वही फालतू के लोग जो चीन का पैसा खोरी करके कैलाश में जाके कुछ भी ठीक से इंटरव्यू नहीं किया, सब शी जिनपिंग कितने सुंदर हैं, उनका पिछवाड़ा से सूरज उगता है, उनका बदबू से ही हमारा घास उगता है, आके इंटरव्यू करके आए थे। प्लीज। तालिबान में अ, तालिबान का भारत के प्रति लगाव क्यों है और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना कैसे है, क्यों है? व्हाट्स द हिस्टोरिक बैकग्राउंड? था नहीं, बन गया है। क्यों? क्योंकि पहले वो मानते थे कि इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम के रास्ते से सब कुछ पाया जा सकता है। फिर उन्होंने देखा कि भाई ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं पर कितने हरामी हैं, झूठ बोलते हैं, अय्याशी करते रहते हैं, बच्चाबाजी करते हैं, बकरों को ये करते हैं, नशा। इस्लामाबाद में कोई ऐसे शादी नहीं है जहां भर भर के आपको कोकेन नहीं दिया जाएगा स्नॉर्ट करने के लिए। दे लिटरली दे ब्रिंग आउट माउंटेन्स ऑफ कोकेन, पता है आपको? एंड सुअर का मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनके खानदानों को भी पहले इन्होंने सोचा कि देखिए पाकिस्तान हमारा भाई है, वो अफगानिस्तान को मदद करना चाहता है, पर पिछले 20 सालों में वो पाकिस्तान को जान गए ये कितनी हरामी देश है, कितनी हरामी कौम है, कितने हरामी लोग हैं। इन्होंने इनके फैमिलीज को कैप्टिव करके रखा कि आपने अगर सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करवाया उधर तो हम आपकी फैमिली को मार डालेंगे। ठीक है। फिर क्या करते थे, जब उनको अमेरिका का प्रेशर होता था, कोई न तालिबान लीडर को चुन के अमेरिकन को हैंड ओवर कर देते थे। अगर कोई तालिबान लीडर सुनता नहीं था, उनके फैमिली को खत्म कर देते थे। तो तब से उनका क्या था कि भाई देखो अभी कोई चारा नहीं है, तो अभी तक पाकिस्तान सह लेते हैं, जब हमारा देश वापस मिल जाएगा तब आहिस्ते आहिस्ते बोलते हैं ना, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। बदला जो है वो हमेशा आइसक्रीम की तरह है, ठंडा ठंडा ही देना चाहिए, बर्फीला देना चाहिए, गर्मा गर्म नहीं बदला दिया जाता। दूसरी बात ये है कि वो फंडामेंटली पश्तून है। अब पश्तून का क्या प्रॉब्लम है कि जो डुरैंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है, ये अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना है। वो मानता है कि ये एक गैर कानूनी तरीके से उनसे फोर्सबली लिया गया। और आपको पता है पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून है, और पिछले 70 साल से पाकिस्तान भी अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बहुत कोशिश करता है। क्योंकि पाकिस्तान का क्या डर है कि देखिए, अगर आप बोलेंगे पाकिस्तानी कल्चर, ये पाकिस्तानी कल्चर क्या है भाई, जरा बताना। अफगानिस्तान, द पश्तून्स ऑन द अदर हैंड एक्चुअली हैव अ कल्चर। पाकिस्तान एक देश है जहां उनके पास देश है पर कोई कल्चर नहीं है। अफगानिस्तान में एक देश नहीं है, बर्बाद हो चुका है, पर उनका अभी भी एक कल्चर है। आप अगर हेरठ या कंधार, कंधार तो वैसे पश्तून सिटी है, पर हेरठ जाओगे जो एक हजारा सिटी है मोस्टली, वहां भी आपको एक यूनिक अफगान कल्चर मिलेगा जो ईरान से कंप्लीटली डिफरेंट है, इवन दो वो शिया हैं। अगर आप नॉर्थ मजारी शरीफ में जाओगे जो ज्यादातर एक उज़्बेक शहर है, उधर आपको उज़्बेक कल्चर मिलेगा, बट यूनिक, टोटली डिफरेंट फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। तो एक अफगान कल्चर है जो पाकिस्तान में नहीं है, नंबर वन। इसको टालने के लिए पाकिस्तानी क्या करते रहते हैं, जैसे उनसे ईस्ट बंगाल क्यों सेपरेट होकर बांग्लादेश हुआ, क्योंकि वो मानते हैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। भाईजान मेरे को उल्टी आ रही है, भैया बेटा अल्लाह का नाम ले, कुरान पढ़। भैया मेरे को बुखार आ रहा है, बेटा कुरान ले, अल्लाह का नाम ले। भैया आप भ्रष्ट हो, बेटा कुरान पढ़। आपने चोरी की थी, हाँ बेटा कुरान पढ़। आपने डकैती की थी, बेटा कुरान पढ़ ले। देयर आंसर टू एवरीथिंग इज कुरान, इस्लाम, इस्लाम। तो जब लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हुआ था ईस्ट बंगाल में, अ, अ, जो आजकल बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में,
व्हाट दे से, रिलीजन 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 रिलीजन। आप असली मुसलमान नहीं हो क्योंकि आप काले हो, आप हमारे से 1 फुट कम हाइट रखते हो, आप साड़ी पहनते हो, आपका लैंग्वेज संस्कृत रिलेटेड है, तो थू थू लानत है तुम लोगों पे। पश्तून के साथ वो वही करते हैं कि भाई तुम कैसे एथनिसिटी की बात मत करो, सब इस्लामिक उम्मा है, इस्लाम के बारे में सोचो। Okay. So they've used Islam to counter any criticism of themselves. और ये देखिए, जब एथनिसिटी का इतना एक इम्पॉर्टेंट बाइंडर है, जब पश्तून एक दूसरे पश्तून से ज्यादा ताल्लुकात रखता है जितना वो एक पंजाबी से रखता है, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम कंट्री। तो इनडायरेक्टली आप ये मतलब इसका ये हुआ कि तालिबान की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से थी, कल्चरली भी, जैसे आपने बताया, हिस्टोरिकली भी, जिस वजह से उनका रिलेशन इंडिया से बन गया। हाँ, हमेशा इसी वजह से मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त मेरा है। दोस्त, वही लॉजिक यहाँ पर आता है, राइट। अब आपने बीच में बात बोली कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ड्यूरेंट लाइन है उसको वो नहीं मानता, बट इसी लॉजिक से अगर हम देखें तो जो अरब्स हैं वो यही बोलते हैं कि जो गाजा और इजराइल में हो रहा है, तो हम जो यूएस ने ये जो लाइन बना दी थी, हम भी इस इजराइल की जो टेरिटरी इसको नहीं मानते, तो इस हिसाब से वो, इस लॉजिक से वो भी ठीक हुआ। हाँ, ओके, बिल्कुल ठीक हुआ। अगर आप मानते नहीं हो तो आप मानते नहीं हो, तो ये सही है कि नहीं? हाँ, अगर आप एक देश को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो कोई आपको जबरदस्ती से उस देश को रिकॉग्नाइज नहीं करवा सकते हैं, पर आपको कैलकुलस करना पड़ेगा कि ये आपके फायदे में है या फायदे में नहीं है। अब आप देख लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये जो टी कप है, ये राघव और अभिजीत के, समझ लो हम पड़ोसी हैं, ये हमारा बॉर्डर है। अब भाई देखो, मैं मोटा हूं, अगर मेरे हाथ देखोगे, इन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया है। अपने हाथ दिखाओ, देखो, यू हैव नाइस, यू क्लियरली वर्कड आउट एंड यू आर स्ट्रांग, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भाई, मैं राघव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये तेरा घर है, ठीक है। अगर मैं पीटने आ जाऊं, मैं बहुत बुरी तरह से पिटूंगा। You know this. I know this. Therefore मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है भाई? ठीक है, ये छोड़ दे, ठीक है, हम समझौता कर लेते हैं, ये है। बट यू आर राघव, यू नो कि मैं अभिजीत को बहुत आसानी से पीट सकता हूं, तो इसीलिए मैं ये बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इसका घर कब्जा कर लूंगा। अज्यूम यू आर दी लालू प्रसाद यादव ऑफ जनकपुरी, ठीक है, ये जनक पीतमपुरा, हाँ, यू आर द लालू प्रसाद यादव ऑफ पीतमपुरा, ठीक है। तो हर देश का एक हक बनता है कि आप एक्सेप्ट करें ना करें, और वो जो लाइन बनता है वो एक पावर इक्वेशन के मुताबिक ही बनता है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी के मुताबिक ऐसे नहीं होना चाहिए, बट रियलिटी ये है कि थियरी और रियलिटी में तो हमेशा फर्क होता है भाई, है ना। देखिए, जब बोलते हैं वो क्या, वो अगर आप एक पत्थर और एक चिड़िया का पंख दोनों एक साथ ड्रॉप करोगे, एज पर साइंस इन अ वैक्यूम, वो दोनों एक साथ एक ही टाइम पे उनको धरती पे हिट होना चाहिए, बट क्योंकि वैक्यूम नहीं होता है, एक का एयर रेजिस्टेंस होता है, दूसरे का एयर रेजिस्टेंस नहीं है, पत्थर बहुत जल्दी गिरता है, ये पंख जो होता है ऐसे 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 ये करके होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? वैक्यूम। द डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड रियलिटी इज ह्यूज, बिकॉज थियरी हमेशा एक वैक्यूम में बनता है। पावर डायनामिक्स हैं, इसीलिए आप कह रहे हो कि इजराइल जीत रहा है, इसलिए गाजा को पीछे हटना चाहिए, गेट इट। इस लॉजिक से अगर हम एक स्टेप और जाएं, भारत की बात करें, तो कल को भारत को भी अफगानिस्तान तक अपनी टेरिटरी वापस लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अखंड भारत। हाँ? ओके, क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो ली क्यों नहीं? ऑपरेशन सिंदूर में सब सही तो चल रहा था। हाँ, बिल्कुल सही चल रहा था, बट हाउ मेनी पीपल डू यू वांट टू लूज डूइंग इट? दिस विल ऑलवेज हैपन, इट्स अ वॉर। सो नो, हर चीज एक कॉस्ट बेनिफिट होती है। ओके, आप कितने लोग खोना चाहते हो करते करते? आप क्या एक एक्सटेंडेड इंसर्जेंसी कैंपेन लड़ना चाहते हो पाकिस्तान के अंदर? ओके,
लॉजिक कि वहां पे बाद में और सिविल वॉर हो जाए, आप उसको भी संभालोगे, कैसे संभालोगे, तो आपके पास वो फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेस, एवरीथिंग इज देयर और नॉट, एंड इज देयर पॉलिटिकल विल? क्योंकि पॉलिटिशियन एक लड़ाई लड़ना चाहते होंगे, शायद उनकी आम जनता शायद इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड 15 दिन के लिए होगा, नॉट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, 15 दिन के लिए होगा, और जब लाशें वापस आना शुरू कर दिया फिर उनका पॉलिटिकल विल चला गया। याद है ना आईपीकेएफ के साथ क्या हुआ था श्रीलंका में? जैसे ही हमारे लड़के वापस आना शुरू हुए बॉडी बैग्स में, पूरा जो पॉलिटिकल विल था वो श्रीलंका को स्टेबलाइज करने के लिए वो सब चला गया। ओके, इट्स दैट सिंपल। ओके, गॉट इट। कमिंग बैक टू तालिबान, क्या रॉ एज एन एजेंसी तालिबान और टीटीपी को अपने एक एसेट मानती? नहीं। क्यों? आई थिंक क्योंकि जब आईएसआई खुद नहीं कर पाया तालिबान और टीटीपी को, टीटीपी तो वैसे अलग सा है, दैट इज एंटी पाकिस्तान, जब तालिबान को ठीक से अपना एसेट बना नहीं पाया है तो भाई रॉ के बस में तो बस की बात नहीं है। और देखिए रॉ इज नॉट वेरी वेल रन, द लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन आउट देयर, एक चीफ आएगा उसका कोई पॉलिसी होगा, फिर दूसरा चीफ आएगा उसका पॉलिसी एकदम बदल देगा। हमने पता है कितनी बार हमने एसेट्स को, इंटेलिजेंस एसेट्स को, इंसर्जेंट एसेट्स को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि नया रॉ चीफ को अच्छा नहीं लगा। चिदम्बरम ने बलूचिस्तान पे आग जला के रखी थी, जैसे ही डोवल आया उसने बंद कर दिया उसको। क्यों? ये चिदम्बरम का, मेरा नहीं है, मैं अपना प्रोग्राम चलाऊंगा, चिदम्बरम का प्रोग्राम नहीं चलाऊंगा। याद है आपको बलूचिस्तान में क्या शानदार इंसर्जेंसी हो रही थी एक जमाने में? Who stopped at डोवल? एंड हमारे इधर वो पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है। इजराइल में क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर से दूसरा प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है कि देखिए ये सब इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स हैं, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसको चलाते रखिएगा। इधर उस टाइप का इन डेप्थ 1 महीने का हैंडओवर नहीं होता है, तो हर बंदे का अपना अपना जो शौक है वही करते रहता है। एंड इट्स नॉट जस्ट बलूचिस्तान बाय द वे, हर जगह पे इंटेलिजेंस एसेट्स को जब एक नया स्टेशन चीफ आएगा वो ऐसे छोड़ देगा उसको। पहले जो आउटगोइंग स्टेशन चीफ है वो अपने एसेट्स नए स्टेशन चीफ को हैंडओवर तक नहीं करेगा। ठीक है, तो वी आर नॉट अ वेरी प्रोफेशनली रन। देखिए जब थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जब कोई आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब ये नहीं है कि लोग गरीब हैं, भीख मांग रहे हैं रास्ते पे, गंद है। नो, हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा आर्थिक कमजोर देश हैं जो जिनमें इतना गंद नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब ये है कि आप इंसानों पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप इंसान के एक्सपीरियंसेस पे को मान्यता नहीं देते हैं और उन पे आप पैसा खर्च करने के लिए ये नहीं रखते हैं। तो जो सब बोलते हैं ना, देखिए पुलिस ठीक से काम नहीं करना, इतना ठुल्ले हैं, भ्रष्ट हैं, पैसा लेते रहते हैं, कस्टम्स वाले एक्सटॉर्शन करते रहते हैं, आपको क्यों लगता है कि बाकी सब इंस्टीट्यूशंस कोई पद्म फूल की तरह प्योर हैं कि गंध से उगते हैं और एकदम पद्म फूल की तरह अनब्लेमिश्ड रहते हैं? नहीं, हर इंस्टीट्यूशन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में थर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड ही फॉलो करेगा। एंड रॉ इज नो डिफरेंट। तो ये you want to believe all these stories कि कैसे रॉ एजेंट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई अमेरिकन टपोरी ने कोई पॉडकास्ट में बोल दिया, ओ माय गॉड रॉ इज वेरी यूजफुल, दे डू सो गुड, और वो भी आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए कोई अमेरिकन यूट्यूबर से कि वो इतने अच्छे हैं। नाउ कैन यू ऑन ओकेजन पुल ऑफ सर्टेन इंटेलिजेंस कूज? यस, यस, एंड बहुत कंसर्टेड होना पड़ता है उसके लिए, कई सारे रिसोर्सेज लगाते हैं, बट जनरली भाई ये बाबू चलाते हैं, याद रखिए। आप बाबू को पे विश्वास नहीं रखते हैं इकोनॉमी चलाने के लिए, डिफेंस चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए, रोड चलाने के लिए, पर इंटेलिजेंस में बहुत होशियार हैं, वही यूपीएससी पास वाले हैं भाई। राइट, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा
ऑब्वियसली In a third world country, it will be a third-rate institution. राइट, सो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा तो ऑब्वियसली कुछ केसेस होंगे जो सही होंगे, हाँ, कुछ स्टेप्स होंगे जो नहीं हाँ, सही होंगे। जैसे तो ये IFS IAS में भी हाँ, लगभग 10% will be very good हाँ, और उसमें से 1% will be outstanding. राइट, But the remaining 90%, an institution is composed by the majority of who are there. और ठीक है? रॉ की आपके हिसाब से क्या मेजोरिटी होगी? Raw is just like any other service. उसमें बहुत टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं. उधर IPS क्योंकि चलाता है, बस IPS लोगों को प्रमोशन मिलता है. आप जितने भी अच्छे होंगे, अगर आप रॉ चीफ के फेवरेट होंगे, आप जितने भी गलती करेंगे, आपको प्रमोशन के बाद प्रमोशन दिया जाएगा. और अगर आप IPS के हैं, अगर आप आर्मी से आए हैं, IAS या IFS से आए हैं और अगर चीफ ने आपको अगर चीफ ने डिसाइड कर लिया कि ये भद्दड़ आदमी है, इसका शक्ल मेरे को अच्छा नहीं लगता है, you're finished. राइट, तो And this is why 2011 या 12 में मनीष तिवारी ने एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, इंटेलिजेंस रिफॉर्म बिल. क्योंकि ये जो नॉर्मल रूल्स अप्लाई होते हैं, अगर आपके एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ने मनमानी की एक जॉइंट सेक्रेटरी के साथ, इमीडिएटली वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पे चला जाएगा, कोर्ट केस भी हो जाएगा. ओके, रॉ एजेंट्स को दैट इज नॉट अलाउड. तो उन्होंने वो बिल इंट्रोड्यूस किया था विच नेवर पास्ड अल्टीमेटली. इंटेलिजेंस एजेंसीज गैंग टुगेदर, जो उधर मनमानी होता है, जिस टाइप से एजेंट्स को कट ऑफ कर दिया जाता है, जिस टाइप में आप एक जो स्क्रू अप के बाद स्क्रू अप करने वाला को प्रमोशन दी. नॉर्मल गवर्नमेंट रूल्स डू नॉट अप्लाई टू रॉ. Heavily personalized, prone to massive abuse. IB is also like that, by the way. They're all like that. इसीलिए मनीष तिवारी ने वो इंटेलिजेंस रिफॉर्म बिल लाए थे. And never passed. ये कब से है आपके हिसाब से? शुरू से? हमेशा से. बट डोंट यू थिंक कि जितने लोग भी ये बात कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे, उनके मन में ये चीज नहीं आएगी कि बाहर का कोई ये जब कंटेंट सुन रहा होगा तो हम अपने ही देश के इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू नहीं कर रहे? अगर वैल्यू करते हैं तो फिक्स करो ना. देखिए, अगर आपकी बुढ़ी माँ मर रही हैं घर पे, अगर आप उसको अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं, तो आप क्या वैल्यू करते हैं उनकी? जो असली अपने माँ से प्यार करते हैं, उनको अस्पताल ले जाते हैं भाई. बैठ के ये नहीं बोलते बुढ़िया मर. तूने कैसे मेरे पे उंगली उठाया कि मैंने अपनी माँ को हॉस्पिटल नहीं ले गया? एज एन इंडियन ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि It हम is. बात करें ताकि उसके रिफॉर्म्स हो. आप एक बहुत सुंदर सा किताब है, वो मेरा बहुत घनिष्ठ दोस्त है. इट्स कॉल्ड राइज अप एंड किल. इट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मुसाद. मुसाद में भी ये होता था. देयर वाज सच क्रॉनिक करप्शन, मर्डर एंड फ्रेमिंग ऑफ इजरायली जनरल्स बाय देयर ओन इंटेलिजेंस एजेंसी. वो इतना भ्रष्ट होता था, इतना इनडिसिप्लिन्ड होता था एक जमाने में मुसाद. ये बुक पढ़ लीजिए, राइज अप एंड किल. ओके, इट्स द हिस्ट्री ऑफ द मुसाद. बट दे डेवलप्ड, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई तू हमारे पे उंगली उठा रहा है. उन्हें खुद अपने आप को रिफॉर्म किया और आज देखिए मुसाद कहाँ है ना. यू हैव टू, जब तक आप खुद अपने अंदर नहीं देखोगे, आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते. आप ट्रंप को चेंज नहीं कर सकते. जब ट्रंप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. आप बस खुद को बुलंद कर सकते हो. वेल सेड. आई रियली लाइक द आंसर. मुझे अच्छा लगा बिकॉज मोस्ट लोग ना बहुत नेशनलिज्म की बातें करते हैं, फिर कई बार इवन आई फील द सेम कि भाई देखिए, नेशनलिस्ट होना है ना तो खुद अपना ऑडिट खुद करना पड़ेगा. करेक्ट. राहुल गांधी की तरह नहीं बनना है. राइट. 14 अक्टूबर अफगान तालिबान, जो अफगानी तालिबान है, वो जो ड्यूरेंट लाइन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक देखे जाते हैं. बोला जाता है कि वहाँ से वो पाकिस्तान से टैंक्स लेकर जा रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स बाहर टांग रहे हैं. बहुत ही रिगरस फाइट देखी जा रही है. क्या इन फ्यूचर ऐसा देखा जा सकता है कि तालिबान और बलूचिस्तान साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है? हाँ और ना, क्योंकि उधर ना देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द बलोचीज एंड द अफगान्स देमसेल्व्स. ओके. क्योंकि अफगानिस्तान बलोचिस्तान को अपना ही एक प्रोविंस मानता है. इट्स नेवर बिन, बट देखिए वो मानते हैं. तो जो पर है उसमें कोई इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई लॉजिक नहीं है. कोई लॉजिक नहीं है.
और इसमें भी क्या होता है कि शायद बलोच एक बार बोलेंगे कि भाई देखो पहले हम दोनों पाकिस्तानियों को निकालते हैं, फिर बात उसके बाद जो करना है कर लेते हैं। तीसरी बात ये है कि अफगानिस्तान ने हमेशा बोला है कि हमारा रेजिस्टेंस इस्लामिक रेजिस्टेंस है। Have you noticed the Balochis never talk about Islam? They are very clear कि हम एक एथनिक रेजिस्टेंस हैं, हम एक रिलीजियस रेजिस्टेंस नहीं है। और इसीलिए बालोचिस्तान, द खान ऑफ कलट रिफ्यूज टू जॉइन पाकिस्तान। जो कश्मीर के साथ जो इन्वेजन हुआ था वो बलूचिस्तान के साथ भी हुआ था, कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। और वो इर्रेगुलर, सो कॉल्ड इर्रेगुलर ट्रूप्स नहीं थे जो कश्मीर में आए थे। रेगुलर पाकिस्तान आर्मी ने इन्वेड करके जो बलूचिस्तान का हक था, जो वो बोलते रहते हैं आपने जूनागढ़ को क्यों किया, आपने हैदराबाद को क्यों किया, भाई तूने तो बलूचिस्तान को किया, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है बस। ठीक है, सो ये भी हुआ था। सो देयर इज मे बी, देखते हैं क्या होता है। आई सस्पेक्ट ये ना एक बैलेंस ऑफ थ्रेट नाम का एक थियरी होता है, जिसमें ठीक है कि राघव और अभिजीत एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं, बट वो ये येलो बोर्ड से ज्यादा सख्त जब नफरत करने लगेंगे तब राघव और अभिजीत एकजुट होके इसको तोड़ डालेंगे। बट अमेरिका कभी होने देगा ये? यू थिंक सो? देखिए, ये अमेरिका होने देगा नहीं होने देगा, ये ना दिस वेरी ओवरस्टेटेड। ओके। अमेरिका कैन ओनली डू थिंग्स जो ग्राउंड में प्राइम्ड है चेंज करने के लिए, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। देखिए, इराक में उन्होंने ट्राई किया, इराक में क्या हुआ। अफगानिस्तान में उन्होंने ट्राई किया, अफगानिस्तान में क्या हुआ। जो वो चाहते थे तो बिल्कुल नहीं हुआ ना। वो निकालना चाहते थे सदाम हुसैन को, और वो सोच रहे थे कि इराक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा जो इजराइल के साथ रिश्ता बनाएगा और अमेरिकन वैल्यूज और डेमोक्रेसी बनेगा। कुछ हुआ नहीं, और क्वाइट द कॉन्ट्री। इराक तो अब ईरान का एक कठपुतला बन गया है, ठीक है ना। उन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान में जाएंगे, डेमोक्रेसी ले आएंगे और वुमेन्स फ्रीडम्स ले आएंगे, और अब विमेन कहाँ हैं? वही हिजाब पहन रहे हैं जो 20 साल पहन रहे थे, वही तालिबान है जो पहले था। तो कौन से बड़े कद्दू पे तीर मार दी भाई उन्होंने। यू नो, अमेरिका हैज वेरी लिमिटेड, वो बस वो जो होना है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, पर उसे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ, लोग पूछेंगे चिली में क्या हुआ, क्या उन्होंने पिनोशे का कू सपोर्ट नहीं किया था साल्वाडोर अलियंदे के खिलाफ? हाँ, पर साल्वाडोर अलियंदे ऑलरेडी इतना कमीनापन कर रहा था उस देश में कि अगर अमेरिकन ने ना भी सपोर्ट किया होता वो कू होता। ठीक है, पाकिस्तान में अमेरिकन सपोर्ट या बिना सपोर्ट के कू होते रहता है। अगर सपोर्ट होता है वो जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अगर सपोर्ट नहीं होता है तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है। That is it. It is at best an acceleration process. They can't change things. जो यूक्रेन में हुआ था, हमारा वो ऑडियो है जहां ये विक्टोरिया न्यूलैंड बोल रही है कि मेरे को इसको प्रधानमंत्री बनाना है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। अब यूक्रेन की क्या हालत है भाई, देख लो। तो जहां भी वो कुछ जो अननेचुरल है करने की कोशिश करते हैं, उसका ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाता है। तो ये अमेरिकन हिडन अमेरिकन हैंड जो है ना, ये इट इज वास्टली ओवरस्टेटेड। ओके। ओके। इकोनॉमिकली भी यू डोंट थिंक कि बिकॉज अमेरिका फंडिंग देता है तो वो एक कहीं ना कहीं अपनी सॉफ्ट पावर का यूज कर पाएगा? देखो, उनके पास बहुत सारे टूल्स हैं करने के लिए, पर जैसे मैंने बोला एक्सेलरेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, वो यूएसएड से ये सब एनजीओ लोगों को, फालतू के एनजीओ लोगों को पैसा दे रहे थे, इधर उधर पैसा दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या ये कर रहे थे। बट जब मैं बोलता हूं उसका बस एक्सेलरेट कर सकते हैं, वो किस चीज को ये कर रहे थे कि इंडियन स्टेट के इंटेलिजेंस एजेंसीज इतने नालायक हैं कि वो इस पे कोई भी इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि यूएसएड किन किन को पैसा दे रहा था, क्या क्या दे रहा इन था, पाकिस्तान? कैसे। नहीं, हिंदुस्तान में। अच्छा, भारत में भी?
till Trump dismantled USAID and that entire Soros mechanism for distributing money, वो हिंदुस्तान में कर रहे थे ना। हमारी कितनी नालायक एजेंसी थी कि ये भी ठीक से इन पे डॉसिए भी नहीं लगा सकते थे, इनको फॉलो भी नहीं कर सकते थे कि क्या एजेंडा पुश करने के लिए क्या क्या पैसा दे रहे थे, है ना। तो आपके काउंटर इंटेलिजेंस के नालायकता से वजह से आप क्यों एट्रीब्यूट कर रहे हो कि अमेरिका सक्सीड किया? अमेरिका सक्सीड किया क्योंकि आप बुद्धू थे। बुद्धूपना का देखिए, कोई ये लोग ना अमेरिका को ब्लेम करते हैं क्योंकि उनको वो आसान लगता है, वो ज्यादा आसान लगता है। पब्लिक में मानना हाँ मैं उल्लू का पट्टा हूं बहुत मुश्किल होता है। बट एक नैरेटिव फॉर्म हो जाता है ना। अब अगर जैसे एक बिल्कुल रॉ माइंड जो कि बस सोशल मीडिया पे है, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई ही इज नॉट ए जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट, तो जब वो देखता है बार बार कि हम कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को किसी ने नहीं रोका, पर बार बार ऑफिशियल चैनल से अमेरिका बोलता है कि नहीं इसमें मेरा ही हाथ था। हाँ। तो जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो कहीं ना कहीं क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया का पीआर गेम थोड़ा सा वीक है या थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक? और ये तो हमको पहले से ही पता होना चाहिए था, क्योंकि आपका हर दिन ना ये गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट कुछ ना कुछ अनठंड बकते रहते थे, और आपके आईएफएस वाले ही उनका चुपचाप में उनके बच्चों के एडमिशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में उनका वीजा नहीं कैंसिल करते थे। यही लोग जो राजदूत बन के फिर देश के लिए कुछ नहीं करते थे, अपने रिटायरमेंट के बाद कोई फेलोशिप लाने के लिए पूरा आपका फॉरेन पॉलिसी हाईजैक कर लेते थे। उससे तो आपको पता ही होना था आपका पीआर ठीक से नहीं चल रहा है। देखिए, जो पहले दिन जब वो 2 लेडी ऑफिसर्स आई बहुत अच्छा था, पर उसके बाद देखिए रिटर्न ये रीडिंग आउट प्री मेड स्टेटमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। इन पीआर कैसे किया जाता है? टू फ्रो। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखिए, ये ना एक्चुअली मेरा ये कार्टिए का चश्मा है, इसमें एक्चुअली आपको काला लग रहा है पर ये काले डायमंड्स हैं, ये सबसे एक्सपेंसिव डायमंड्स हैं, और मैं 1 घंटा के लिए किसी के बारे में बात करूं और आपको मेरे को पूछा नहीं, यू आर नॉट एबल टू आस्क मी भाई ये तो प्लास्टिक का लग रहा है, ये तो कार्टिए का नहीं लग रहा है, ये तो सस्ता ये कनॉट प्लेस में 5 रुपए का माल लग रहा है, which the Pakistanis never did. Day 1 से उन्होंने पूरा ये टू फ्रो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बट वो तो यस ही कर रहे थे ना, उसमें टू फ्रो क्या था? वो तो ये कह ही रहे थे हाँ अमेरिका ने किया। बट इंप्रेशन तो था ना कि टू फ्रो था। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू लॉस्ट योर पीआर वॉर देयर। दूसरा क्या हुआ कि देखिए स्टेज्ड भी हो सकता है, किम जोंग उन भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, तो वही लोग जो बोलते हैं कि भाई देखो किम जोंग उन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया पर मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यू अंडरस्टैंड, इट डजंट मैटर दैट इट्स स्टेज्ड, द पॉइंट इज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आप समझ रहे हो ना? दिस इज वन थिंग। दूसरी बात क्या है कि इसमें भी जो डिस्कनेक्ट है, ग्राउंड जो सुनना चाहता है और ऑफिशियलडम जो बोलना चाहता है वो बहुत ज्यादा है। इनको ना बहुत फॉर्मल टाइप से, बट ऑन फ्रॉम 10th of May जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना, वो मजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अगर वो हमने हर दिन किया होता तो नैरेटिव काफी अलग हो सकता था। Got it. So yes, we did lose the narrative war, but we have been losing the narrative. आप देखिए जो हिंदुस्तानी राइट है और बीजेपी का प्रॉब्लम है, वो कभी भी एक नया आइडिया पिछले 11 साल में कुछ एक नया आइडिया रख पाया नहीं। हर चीज लेफ्ट नैरेटिव सेट करता है, राइट हमेशा उसकी काउंटर करते रहता है। राइट कभी भी एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाती, बीजेपी एक नैरेटिव नहीं सेट कर पाती है। और ये सरकार जितना, देखिए हमने ना भारत मंडप पे गए थे, कई सारे मिनिस्टर्स ने हमको ये स्कीम्स बताया था। जब मैं बैठ के देख रहा था मैं तो चौंक गया। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इतना काम किया है तुम लोगों ने, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई तुम 3 इलेक्शन अब तक क्यों जीते हो। पर भाई मेरे को ये कुछ भी पता नहीं था, और तुम क्यों मेरे को आके ये एक ऑडिटोरियम में बता रहे हो? ये हर जगह पे जाके चिल्ला के बताओ ना। ये हर एक ट्रक में लगा के, ट्रक पे एलसीडी सीन लगा के हर गांव में जाके बताओ।
पर ये क्या ये चीज बताने के से ज्यादा हर इंसान को खुद दिखना नहीं चाहिए? दिखना तो चाहिए, पर देखिए अगर आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम है, आपको कैसे पता लगेगा? सी इट इज नॉट जस्ट इनफ कि आप करें। पीआर का मतलब क्या होता है कि वो लोगों को भी, देखिए आप इतने अच्छे कई कबार प्रोडक्ट्स आते हैं और वो मर जाते हैं व्हेन पीपल डोंट इवन रियलाइज देयर वैल्यू। तो पीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पीआर से ना आपका केक, अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा केक बेक करते हो, जब तक पीआर नहीं फैलेगा तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो नेबरहुड की पम्मी आंटी ने बोल दिया सबसे अच्छा है, फिर वो शुभश्री आंटी जो मद्रासी शुभश्री आंटी ने बोल दिया अच्छा है, उसके बेसिस पे आपका बेकरी नहीं चल सकता है। अग्रीड। पर अभिजीत भाई, जब लोग देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप यहाँ से आए हो, रोड पे आए हो, अब आप बिल्कुल रॉ माइंड से सोचना कि आपका जॉब है, आप टैक्स दे रहे हैं, घर आते हैं, तो जो ऐसे लोग होंगे वो बस ये देखेंगे कि भाई मेरे को जाते हुए कम ट्रैफिक मिले, सड़कें ठीक हो, एयर क्वालिटी बेटर हो। तो अब ये चीजें लोगों को खुद महसूस नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, पर वो चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। हाँ, वो चीजें वो दूसरे अलग किस्म के। पर अगर आप गांव में जाओगे, हाँ। आपको महसूस होगा कि भाई इस गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी आने का नामो निशान नहीं था, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, अब रनिंग वाटर आ गया है, अब मेरे घर के पीछे टॉयलेट है। ठीक है, मैं टॉयलेट को साफ करना नहीं जानता हूँ, बट और बना बू है आ किसी रही है, कॉस्ट में। पर बड़ा तो है। सो पीपल इन रूरल एरियाज वो महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अर्बन एरियाज में भी देख लो, वो महसूस तो कर पा रहे हैं बॉस, कि जब मैं जाते रहता था ये एयरपोर्ट और द्वारका और गुड़गांव में, हमेशा 1000 गालियां देता था। अब जो ये बाईपास शाईपास बन गया, अरे वाह भाई, अब मेरे घर से मेरे रिश्तेदार के घर उधर पालम बिहार में जाना, जब मैं वो बाईपास ले लेता हूं उधर से बस 10 मिनट लगता है। इधर से एयरपोर्ट जाना जो होता है, मेरे घर से एयरपोर्ट जो जाना होता है, वो इनर रिंग रोड में कंजेस्टेड, उस पे मैं गालियां देते रहता हूं। पर जब वो बन गया, माय गॉड व्हाट अ डिफरेंस। जब नितिन गडकरी का ये रोड बना, दिल्ली मुंबई हाईवे जो अभी जयपुर से पार हो चुका है, व्हाट अ डिफरेंस। वो महसूस तो हो रहा है बॉस। अग्रीड। बहुत सी चीजें जो कि अप्रिशिएट बिल्कुल हाँ। करनी चाहिए, पर बहुत से लोग बहुत परेशान हुए। आपने गडकरी जी का नाम लिया, पहले उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिला दो, फिर कहा इथेनॉल हटा दो जी। उनके बेटे की कंपनी, पर एथेनॉल हटाया नहीं है अभी। राइट हाँ। राइट, एथेनॉल है अभी भी। इथेनॉल है, राइट। उनके बेटे की जो कंपनी है वो कुछ ही कहते हैं कुछ ही समय में $1 बिलियन जी। कंपनी बनने वाली। क्या ये जनता के सामने एक ट्रांसपेरेंसी है? ओके, नाउ देयर आर टू थिंग्स। मैं पर्सनली लेवल पे और एक एकेडमिक लेवल पे एथेनॉल से डिसएग्री करता हूं, बट आई ऑल्सो डिसएग्री विद ईवीज, और वो ये दो अलग चीजों के लिए है। जब आपका एग्रीकल्चर इतना घटिया है, आपका नेदरलैंड्स का नाम सुना है? नेदरलैंड्स हरियाणा का आधा साइज है। इंडिया में टोटल हमारा एग्रीकल्चरल रेवेन्यू लगभग $50 बिलियन है। जो हरियाणा का आधा साइज है, उनका टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है 150 बिलियन, हमारे से 3 गुना ज्यादा जो हरियाणा का आधा साइज है लगभग। आई एम नॉट टू श्योर इट्स हरियाणा का आधा साइज, मे बी द सेम साइज एज हरियाणा और बिगर और व्हाटएवर, बट छोटा सा स्टेट है वो। ठीक है, कर पाता है। ठीक है, अब इसमें जब आपका एग्रीकल्चर ऑलरेडी इतना इनएफिशिएंट और घटिया है, उसके ऊपर आप उस पे फ्यूल के लिए कुछ उगाने वाले हैं, ये फूड वर्सेस फ्यूल जो डिबेट हो जाता है ना, ये सोशल टेंशन को एक्सेलरेट कर देता है। इज नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी तक गन्ने के चॉपिंग से, क्योंकि ये मोस्टली गन्ने से बनता है एथेनॉल, आपने गन्ने के चॉपिंग से जो क्रॉप बर्निंग है, जो नॉर्थ इंडिया में इतना हेल्थ क्राइसिस बना के रखा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से मैं ईवी को भी अपोज करता हूँ, क्योंकि सब बोलते हैं ईवी 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 इतना ये है, पर वो जो फ्लूइड्स उसके अंदर हैं, इतने करोसिव फ्लूइड्स हैं, वो कहाँ जाएंगे बॉस इस्तेमाल के बाद? सो द पोल्यूशन एंड द कार्साइनोजेनिक पॉसिबिलिटीज और जनरल हेल्थ डेग्रेडेशन पॉसिबिलिटीज इतने ज्यादा हैं। सो आई अपोज ईवीज एंड एथेनॉल। एक टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है वो हाइड्रोजन बेस्ड है, विच आई एम
आई एम रूटिंग फॉर हाइड्रोजन, या तो सॉलिड स्टेट कार बैटरीज, नहीं तो फिर हाइड्रोजन। राइट। जो टेक्नोलॉजी हमारे में है, बाय द वे, बोथ मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन, कंटेनराइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू गाड़ी, ये है। टाइम लगेगा, ठीक है, पर तब तक मैं मानता हूं कि पेट्रोल एफिशिएंसी पे हमको ये देना चाहिए। अब let us put this is me, Abhijit Iyer Mitra's policy preference, which does not have to be the state preference. Correct. मेरे को अगर ब्लू शर्ट अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लू शर्ट पहनना है, ठीक है? ओके, नाउ एथेनॉल is good because it reduces, number one, your import bill. फॉरेन से आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, ठीक है, और इंपोर्ट इतना ज्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन प्राइस, ठीक है। दूसरी बात ये है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट है और अब गन्ने का ये एमएसपी शेमएसपी कर रहे हो, मोस्ट ऑफ दैट गन्ना यूज नहीं होता है, तो देन यू स्टार्ट मेकिंग फ्यूल आउट ऑफ इट बाय प्रोडक्ट की तरह। वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड दिस थिंग। तीसरा, आपको पता है ब्राजील में 27% एथेनॉल है और अभी तक कोई भी इंजन डैमेज का कोई ये नहीं है, तो इंजन डैमेज का भी नहीं है। सो दिस इज द सेकंड थिंग, दिस इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट थिंग। तीसरी बात है जहां आता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नितिन गडकरी जी की बेटे का एंड एथेनॉल पॉलिसी इन दिस कंट्री। देखिए, पेट्रोलियम पॉलिसी कौन बनाता है भाई? कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन, रोड पॉलिसी हाईवे मिनिस्टर बनाते हैं, फ्यूल पॉलिसी हाईवे मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाते हैं। फॉलोअप क्वेश्चन, आप और मैं मिनिस्टर हैं, क्या हम दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्या होने वाला है, क्या कुछ डिस्कशन? ओके, गुड क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, तो कोलैबोरेटिवली अब ये बताइए मेरे को कि अगर ये बंदा कोई भी बिजनेस में चला गया और उसका बाप फिर उसका मिनिस्टर बना, वो क्या अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए? दोनों बेटे? हाँ। अब देखो, निखिल गडकरी, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ इन रेवेन्यू जब से E20 की बात आई। Another firm, Manas Agro, where his other son, Sarang Gadkari, is said to have a role, is also alleged said to have a role. We won't discuss said to have a role. Okay. We will only discuss what we can actually find. ठीक है, ठीक है, मतलब मैं जो आ रहा है रिपोर्ट्स है वही ट्रिब्यून की तरफ से रिपोर्ट है, to be a part of ethanol. So अब इनके दोनों बेटे जहां पर इन्वॉल्व हैं, वहीं पर वही कंपनी एक्सट्रीम रैपिड ग्रोथ देखती है। जी बिल्कुल। ये आपको थोड़ा सा, अब नितिन गडकरी कहाँ के रहने वाले हैं? That is a sugarcane belt of India. आप sugarcane belt of India में रहते हो और आप बोल रहे हो कि भाई उनके बच्चे sugarcane में ना जाएं। What? See, this is like saying कि के सुब्रमण्यम का बेटा को डिफेंस नहीं करना चाहिए था, फॉरेन पॉलिसी नहीं करना चाहिए था और जयशंकर नहीं बनना चाहिए था, और जयशंकर के बेटे को फॉरेन पॉलिसी नहीं करना चाहिए और ORF अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। भाई व्हाट इज दिस? क्वेश्चन है कि E20 को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? हाँ, तो E20 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। डिड दे डिसाइड कि शुगर, उन्होंने क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी डिसाइड किया था जो पिछले 40 सालों से चल रहा है कि आप कैसे MSP दोगे शुगर के लिए? नहीं, आपका शुगर कंजम्पशन पैटर्न जो है, इंडियंस लाइक रियली स्वीट्स, हमारा शुगर कंजम्पशन इज नो जोक, इसलिए इतना डायबिटीज का रोग फटा हुआ है हिंदुस्तान में। वो सब के वजह से ही शुगर का एक्सेस है और शुगर को आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। नाउ इन दैट इफ देयर इज अ प्रॉफिट, व्हाट डू यू डू? क्या ये फेयर है कि आप बोलें कि वो बच्चों को अपना कंपनी बेच डालना चाहिए, और वो शुगर केन से जो आप बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, इन दिस केस एथेनॉल, वो देश को नहीं करना चाहिए क्योंकि मंत्री का बेटा शुगर केन बिजनेस में है? Is it fair? I don't know. These are ethical questions that need to be answered. अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं बोलूंगा हाँ, इसमें प्रॉब्लम तो है, बट क्या ये फेयर है कि उनको अपना कंपनी बंद करके बेच देना चाहिए? नो, आई एम सॉरी। राइट, आई थिंक वो बात से तो हर कोई रिलेट करेगा कि वो कंपनी के साथ आ गए, उनका वो चीज हुआ। बस जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है
वो इतना परफेक्टली जो बैठकर एक्सट्रीम रैपिड ग्रोथ दिखाता है, पर दैट इज समथिंग but जो भाई I वो think majorly question. नितिन गडकरी कब से हाईवे मिनिस्टर्स हैं? पिछले 11 साल से। Sure. And he's done a good job जो रोड पिछले हाईवेज 10 साल से ये पॉलिसी नहीं था। 11वें साल पे ये पॉलिसी हुआ और 11वें साल को सोच के इन बच्चों ने अपना शुगर केन बिजनेस शुरू किया था 11 साल पहले या उससे भी पहले। ओके बस यू नो दिस इज आई अग्री आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इट बट दिस इज टेकिंग कंजेक्चर टू फार। ज्यूज का एक्सोडस होता है इजिप्ट से, सिखों का एक्सोडस होता है अफगानिस्तान से, पारसियों को ईरान से भगाया जाता है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जाता है। सब में एक कॉमन पैटर्न दिखता है, रेडिकल इस्लामिस्ट। Well, Jews left Egypt 3,000 years back. There was no Islam then. ओके But वो भी गलत है। Jews never, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो दिखाते हैं Jews हमेशा से उधर से इजिप्ट से, ये पूरा जो इजिप्ट फैरो का स्टोरी है ना, ये बकवास है। ओके ओके ऑलराइट। सो अगर हम बाकियों की बात करें कि बाहर निकाला गया कम्युनिटी को, और कश्मीरी पंडितों का दर्द आज भी है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि जितने भी मैं कश्मीरी पंडितों से मिलता हूँ दे आर डूइंग रियली गुड। उन्होंने अपनी आई थिंक मेहनत से जगह बनाई है, विच इज फेयर। सवाल ये है कि क्या जब हम ये देखते हैं कि एक कॉमन पैटर्न है रेडिकल इस्लामिस्ट का, जो कट्टरता है, जो कि निकालने की, क्या ये एकदम से हो जाता है कि, या ये कहीं से कोई पावर गेम है जो कोई चलाता है और ये प्लान होता है और एकदम से कहीं ना कहीं किसी कंट्री में ऐसा कुछ होता है? व्हाट डू यू थिंक? तो देखिए, ये आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते कि ये क्या पावर गेम है या प्योरली रिलीजियस है। ये लोग, ये ऑड्री ट्रश्की की तरह जो बकवास हिस्टोरियन होते हैं ना, वो बोलते हैं देखिए औरंगजेब एक्चुअली ना बहुत सेक्युलर होता था। और नोटिस ऑल दीज जर्नलिस्ट जो अभी विमेन के बारे में बात कर रहे थे, ये वही रीट्वीट करते रहेंगे कि औरंगजेब बहुत सेक्युलर था। आप देखिए सबके सब जिन्होंने इसके खिलाफ बोला है वो सब के सब ऑड्री ट्रश्की को फॉलो करेंगे। जैसे औरंगजेब बहुत सेक्युलर, आदर्शवादी, फेमिनिस्ट, नारीवादी थे, ठीक है। बट दैट असाइड, जो इसमें आप देखेंगे कि एक वेस्टर्न फिलॉसफी है कि मैंने जो हीरा पाया है वो मैं सबको बांटूं, सबको दिखाऊं। हिंदुस्तान में ट्रेडिशनली जो आपको मिला वो आपका स्पेस है। इसीलिए वेस्ट में अगर आप देखेंगे जो भी हीरे होते थे उनको पॉलिश कर करके जितना वो फ्लैश लगा सकते हैं ना, उतना फ्लैशी बनाते थे। हिंदुस्तान में हमारे राजाएं हमेशा अनकट डायमंड्स पहनते थे क्योंकि उसका जो असली वैल्यू होता है वो बस आप ही को पता रहता है। हम एक बहुत इंट्रोवर्ट कल्चर है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट कल्चर है। वो हमेशा प्रोक्लेमिंग कल्चर है कि मेरे को ये मिला, ठीक है। हम जाके हर इससे नहीं चिल्लाते कि भाई मेरा सबसे अच्छा है। सो दिस इज अ वेस्टर्न थिंग। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या है। जो आज आप सब चीज जो आप इस्लाम के बारे में बात करते हो, अगर आप 400 साल पहले थे आप यही चीजें क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलते। हाईली रेडिकल, हाईली वायलेंट, हाईली फंडामेंटलिस्ट, रेबिड, लूनेटिक, जेनोसाइडल, नो टॉलरेशन ऑफ डिफरेंसेस। हर चीज जो उनसे डिफरेंट होता था मार काट के, जेनोसाइड, एक्सोडस करके निकाल देते थे। नेटिव इंडियंस को क्या हुआ अमेरिका में? सबको मार मार के वाइट मेजॉरिटी, अमेरिका पूरा वाइट मेजॉरिटी बन गया ना, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अब इसमें दूसरी बात आती है कि कांग्रीगेशनलिज्म। कांग्रीगेशनलिज्म क्या है कि हिंदुओं में कोई ये नहीं है, बुद्धिस्टों में ये नहीं है कि आप हर ट्यूसडे जाके मंदिर जाओगे या क्या कहते हैं स्तूपा जाओगे। बट क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हैव इट कि आपको हर संडे चर्च जाना है, आपको हर फ्राइडे जुम्मा जाना है। आप घर पे प्रे नहीं कर सकते, आपको मस्जिद जाना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो मुल्ले के कहने पे या पादरे के कहने पे इकट्ठा होते हैं।
And at that point, it becomes very easy to direct them a certain way. क्योंकि आपको ऑलरेडी वो इनबिल्ट मसल मेमोरी है कि आप मुल्ले के कहने पे आप हर फ्राइडे मस्जिद जाते हो। अगर आप जॉबलेस हो तो आपको और टाइम मिलता है कि जब भी मुल्ला बोले हम उधर जा सकते हैं। ठीक है? क्रिश्चियनिटी वाज़ एग्ज़ैक्टली लाइक दिस बाय द वे। कोई इसकी बात नहीं करता है कि जो अ, अगर आप 0 एडी से लेके लगभग एंड ऑफ द 30 इयर्स वॉर 1630 इवन अप टू द 1700s एडी देख लो, तो ओसामा बिन लादेन, अबू बकर अल बगदादी, ये सब मिला के यूरोप में थे। एक पीटर द हर्मिट नाम का एक फर्स्ट क्रूसेड लीड करने वाला था। जो भी फर्स्ट क्रूसेड पे गया, सब के सब अबू बकर अल बगदादी के माँ बाप होंगे या ओसामा बिन लादेन के कोई पूर्वज हुए होंगे। ठीक है? In terms of their this thing. So this is common with a Western viewpoint, जो proclamatory है, जो conversory है, और जो एक अब this is like आग और गन पाउडर को ले आना। एक है this conversion, proclamation, दो अलग अलग चीजें हैं, they're both equally dangerous. आपने उन दोनों को मिला दिया और उसके बाद like hydrogen quenches water. हाइड्रोजन फ्लैमेबल होता है, ऑक्सीजन फ्लैमेबल होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ H2O पानी, वो आग को बुझाता है। इधर अलग है, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे कंबाइन हो रहे हैं जो और खतरनाक बनाता है, और फिर आप उसमें उसको वेपनाइज करने के लिए कांग्रीगेशनलिज्म ले आओ। इट इज अ मैच मेड इन हेल। इसीलिए यूएई और सऊदी अरेबिया अब क्या कर रहे हैं डी रेडिकलाइजेशन के लिए? वो ये उल्लू के पट्टे यूरोपियंस की तरह ये नहीं बोल रहे हैं कि हम शांति का संदेशा ये करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं, आप मसूदी में 10 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। आई मीन जनरली यू हैव सीन द न्यू रूल्स दैट यूएई एंड सऊदीज हैव कम अप विद। आप लाउड स्पीकर पे नहीं कर सकते हैं। आप अपना कुर्बानी आप घर पे नहीं कर सकते हैं। आपको वो बुचर से आपके नाम पे कुर्बान होके वो मीट आएगा। आप जैसे ही प्रेयर खत्म होगा, आप मस्जिद में नहीं रह सकते हैं, आपको निकलना पड़ेगा। देखिए, नोबडी नोज इस्लाम बेटर देन मुस्लिम्स, और इसमें बोलूंगा इसको रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए देखिए कि अमीरात और सऊदी अरब क्या कर रहे हैं। वो इसको बेहतर समझते हैं और उन्होंने देख लिया है। प्रॉब्लम ये नहीं, देखिए हर बुक, हर किताब में ना बोला जाता है कि भाई अपने दुश्मन को मारो। महाभारत में भाई-भाई के बीच में मार-काट हो रहा था। बाइबल में क्या हो रहा था कि जब जोशुआ इजिप्ट में आया, सब लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को सब मार के फिर यहूदी लोगों को उधर, इट नेवर हैपेंड बट दैट इज़ द स्टोरी। इधर भी है कि मारो, इधर आधे जगह पे है सलाम सलाम प्यार करो, आधे जगह पे है मारो। एवरी रिलिजन सेज इट। द क्वेश्चन इज तुमको बुद्धि होनी चाहिए कि कब मारो कब नहीं मारो। Here they are attacking the root of the problem. It is in the message, it is the way it is interpreted and the way it is operationalized. Who is controlling this? That's the question. No, एक्सोडस की जब बात होती है, एकदम से सभी लाउड स्पीकर्स में आ जाना, और जैसा कि बार बार हो रहा है, सो डू यू थिंक दैट so कश्मीर में जो हुआ it is completely politically controlled. Politically controlled mob frenzy. सब उसमें एकजुट हो गए। पर देखिए जब मॉब शुरू होता है ना, अगर आप मॉब डायनामिक्स पढ़ेंगे, ऐसे एक दो फ्रीक्स होंगे जो who want to walk against the crowd. बट जब मेक्सिकन वेव हो जाता है ना, अ मॉब मेंटालिटी इज एग्जैक्टली दैट, अ मेक्सिकन वेव। कोई मेक्सिकन वेव स्टेडियम में प्लान करता है, एक दो बंदे हैं, वो बोलेंगे चलो ट्राई करते हैं उठना और देखते हैं, शुरू होता है, फिर 5-10 और हो जाते हैं, और फिर इट टेक्स अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। वाज इट प्लान्ड? यस, देयर वाज वेरी केयरफुल प्लानिंग। चिंगारी जिसने लगाई थी, गोधरा ट्रेन पे किसी ने चिंगारी लगाई थी, पर उसके ऊपर फ्यूल किसने डाला? सो कश्मीर में भी एक चिंगारी लगाई गई थी एंड देन इट टुक ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। चिंगारी किसने लगाई थी? सभी ने, द पॉलिटिशियंस मोस्टली, द अब्दुल्लाज, पाकिस्तान मोस्टली। आई वोंट ब्लेम द अब्दुल्ला सो मच एज पाकिस्तान।
ये मिरवेज का जो बाप है, जो मर गया था, मार डाला गया था, ऑल द लोकल कश्मीरी पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व। बस ऐसे कोई भी नहीं था। अरे सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व्ड इन इट। आपको पता है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बिफोर द कश्मीरी पंडित एथनोसाइड अपने इधर काफी एथनिक क्लेंजिंग किया था हिंदूज का, पता है आपको? वो जम्मू पे लेके कोई मंदिर के, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट डिटेल्स, पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद राइट्स करवाए थे, एंटी हिंदू राइट्स। और ये जो पूरा जो लैंड सीजर था, इट वाज जो फारूक अब्दुल्ला के पापा ने किया था, शेख अब्दुल्ला ने, इट वाज अ प्लान्ड सीजर ऑफ हिंदू लैंड्स, वेरी क्लियर। सो ये एक बहुत और उसको लैंड रिफॉर्म करके ये बेचा गया, बट इट वाज वेरी क्लियर, उसकी चिंगारी थी। और जब आग लग जाती है ना, यू कांट प्रिडिक्ट, इट गोज एनीवेयर। मॉब का जो भीड़ है, भीड़ का कोई बट पर देखिए, वी शुड गो ऑन द अदर साइड लाइक ऑड्री ट्रस्की एंड से कि भाई औरंगजेब सेक्युलर था। नहीं, ही वाज एन एब्सोल्यूट फिल्थी बिगट। वो जानबूझ के जो करता था। और ये बोलते हैं कि औरंगजेब एम्प्लॉयड मोर हिंदू, शो मी द स्टैटिस्टिक्स। ये सब बोलते हैं औरंगजेब एम्प्लॉयड मोर हिंदूज देन शाहजहां और अकबर। मैं बोलता हूँ मेरे को स्टैटिस्टिक्स दिखाओ। अभी तक कोई भी मेरे को वो फुटनोट नहीं दिखा पाया है, और फुटनोट दिखा पाए हैं, पर कोई भी मेरे को एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखा पाया है। ठीक है, सो इट वाज वेरी वेरी डिलिबरेट। there were lots of Hindus also involved in it, by the way. जो सेंटर में सरकार थी उसने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंडियन स्टेट सीज टू एग्जिस्ट। सब जगमोहन पे ब्लेम डालते हैं, पर जगमोहन से आप जाके बात करोगे, मैंने कितनी बार पूछा मदद भेजो, मदद करो, कुछ मदद नहीं आया दिल्ली से। पर कोई दिल्ली सरकार के कल्यूजन के बारे में बात नहीं करना चाहता है। उधर जो हिंदू पॉलिटिशियंस थे, कई सारे लोग, अभी एक गूगल में एक बंदा काम करता है, वो थोड़ा कोई एक ये एक फैक्ट चेकर है, उसके साथ काम करता था। उसका नाम है आयुष्मान कौल, जो ये टेक फॉग में उसने इंटरव्यू किया था ना, टेक फॉग के बारे में, जो टेक फॉग डिजास्टर था। उसका बाप जो था वो इसका सैयद अली शाह गिलानी का पर्सनल डॉक्टर था, और उसने भी बहुत चाबी लगाया था। इमेजिन अ हिंदू कॉल। Several Hindus materially and physically profited from it. क्यों ऐसे हिंदू थे जिनको अपना पूरा सब कुछ बेचना पड़ा, और ऐसे हिंदू थे जिनको स्टेट प्रोटेक्शन मिला उनके प्रॉपर्टी का। लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रूप्स नहीं थे, पर उनके जमीन जायदाद को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रूप्स थे। क्यों? क्योंकि इंसर्जेंसी के पीरियड उन्होंने हिंदू होके भी अपना लैंड डबल किया। कैसे डबल किया? These are very uncomfortable questions, but you have to answer them. बिकॉज ये दर्द मुझे नहीं लगता कि भारत की हिस्ट्री में कभी भी नहीं, उनका जा सकता है। कश्मीरी पंडितों का अब तक क्या 5-7 बार कत्लेआम हो चुका है ऐसे। This is not the first exodus. This is the 7th exodus, I think. Why always Hindus? Well, obviously it's always going to be Hindus because that's a congregational religion. We are not a congregational religion. अगर हम बोलते हैं कि भाई हर दिन आके हर हफ्ते में एक बार आके सत्संग करो, कोई सत्संग करेगा? उनके इधर ड्रिल किया जाता है कि हर फ्राइडे आपको जाना है। एक हिंदू उतने एक मॉब इकट्ठा नहीं कर पाता है। एक मुसलमान पॉलिटिकल लीडर उस मुल्ले को यूज करके एक मॉब इकट्ठा कर पाता है। फिर जो राइट होता है उसके बेसिस पे 50-50 प्रॉपर्टी बंटता है, जो भी कब्जा हुआ है राइट में। क्या इसकी वजह से सभी मुसलमान बदनाम नहीं हो जाते? ऑफ कोर्स, बट दिस इज फॉर देयर कम्युनिटी टू सॉर्ट आउट, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम अफगानिस्तान में ये नहीं कर सकते कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो। फिर We can try to do what America did in Iraq or what America did in Afghanistan. How did it go, by the way? How did Afghanistan and Iraq go? They have to sort this out amongst themselves.
प्रॉब्लम क्या है कि लिबरल्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको वो स्ट्रीट पावर चाहिए, वो इसको बढ़ावा देते हैं। वो बोलते हैं मुसलमान ने राइट किया, ऐसे हो ही नहीं सकता है, मुसलमान कभी राइट नहीं करते। और आप देखिए हिंदुस्तान में भी सोशल साइंस इतना थर्ड रेट है, आपका पूरा सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का फैकल्टी जो जेएनयू में है, उससे ज्यादा तो मेरा कुत्ता ही जानता है। मेरा कुत्ता का बाव 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 में इनके 1000 पीएचडी से ज्यादा माल है भाई। व्हेन यू कांट कनेक्ट, आप बोलते हो आप सबसे ज्यादा इस्लाम से सफर कर चुके हो, पर आपका प्रॉब्लम क्या है? इस्लाम। प्रॉब्लम क्या है? कुरान। नो, क्रिश्चियनिटी सॉल्व्ड इट्स प्रॉब्लम ना। क्रिश्चियनिटी वाज फार वर्स। क्रिश्चियनिटी वाज फार वर्स, बट क्रिश्चियनिटी सॉल्व्ड इट्स प्रॉब्लम। आप क्या उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए हैं? इट इज नॉट, इट इज प्रोक्लेमेटरी, कन्वर्जरी प्लस ऑर्गेनाइजेशनल, कॉन्ग्रीगेशनल। द साउदीज एंड द अमीरातीज ने बिल्कुल सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और उसको रेक्टिफाई करने पे लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान में दूसरी चीज क्या मॉब्स को बढ़ावा देता है? आप क्यों बोलते हो कि उनका स्ट्रीट वीटो है? क्योंकि आपके पुलिस नालायक ठुल्ले हैं। रास्ते के साइड पे 20 तारीख तक आप देखोगे, महीने के 20 तारीख तक इधर रोड ब्लॉक्स रखते हैं चेकिंग के लिए। कोई आके चेक नहीं कर रहा होता है, वो जो ठुल्ला बैठा रहता है रोड के साइड पे बैठ के मार रहा होता है। 20 तारीख के बाद मारना बंद होता है और हफ्ता वसूली शुरू होता है। अब पुलिस में जाके अगर कंप्लेन करोगे, भाई मैं क्या करूं? उसका अगर आपने केस सॉल्व कर लिया, ना केस सॉल्व कर लिया, उसका तो कोई, ना ही तो उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ना ही तो कोई उसका प्रमोशन खत्म होने वाला है। सो जब आप एक फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट नहीं हो, जो फोर्स आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, जो आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं रख पा रहे हो, इट एनेबल्स एंड एम्पावर्स दीज पीपल। सो सऊदी अरेबिया एंड एमिरेट्स, उन्होंने देख लिया है कि वायलेंस जो है उस एक पहले स्टेट का ही मोनोपोली है। आप किसी भी चीज पे जलूस नहीं लेकर जा सकते। और आप ये देखेंगे ये ट्रैफिक एनफोर्समेंट में भी आता है। मैं क्यों बोलूंगा कि आप प्रतीक सिंह का यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ट्विटर ये फॉलो करो? ही फॉलोज ऑल दीज, ही सेल्स डैश कैम्स, एंड वो बेसिकली दिखाता है रूल कैसे फॉलो नहीं किया जा रहा और इतने लोग मरते रहते हैं रोड पे। पुलिस किसी भी चीज पे एक्शन लेता है? कुछ भी नहीं। When you see road deaths come down from 2 lakhs to about 1,000, तब आपका पुलिसिंग इंप्रूव होगा और मुस्लिम स्ट्रीट पावर खत्म होगा। आपने पाकिस्तान की बात करी है ना, अभी आपने बोला भी कि कश्मीरी जब एक्सोडस हुआ तब पाकिस्तान का भी हाथ था। तो जिस तरह इजराइल गाजा के अगेंस्ट जाता है, और आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट भी देखेंगे, उसने स्टार्टिंग में बोला था, इवन तब अमेरिका जब इतना स्ट्रांगली साथ नहीं भी खड़ा था, बाइडेन के टाइम में भी, ईदर वी आर अलोन और वी आर नॉट, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। इवन रशिया भी उस तरह से एक स्टैंड लेता है। भारत अपने लिए ऐसा स्टैंड क्यों नहीं ले पाता? देखिए हमारे खिलाफ क्या इतना प्रेशर है? रूस को लगा कि यूक्रेन उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। इजराइल को कई सारी चीजें उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लगता है। क्या हमको कई चीजें एग्जिस्टेंशियल लगता है? अगर पाकिस्तान इतना ही एग्जिस्टेंशियल एक हमारे लिए एक इतना खतरनाक एक थ्रेट था, तो क्या हमने अभी जो टेररिज्म चल रहा है उसको तो डिफीट कर दिया? जो पंजाब में चल रहा था, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, उसको भी डिफीट कर दिया, कश्मीर में भी डिफीट कर दिया। अब पाकिस्तान आपके साथ कर क्या सकता है भाई? चीन बहुत कुछ कर सकता है, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पर जब तक आपको एक थ्रेट इतना महत्वपूर्ण नहीं बन जाता है, शायद हम सो रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी वी आर स्लीपिंग, आई थिंक विद चाइना वी आर स्लीपिंग, बट इट इज व्हाट इट इज। तो वो दृढ़ निश्चय आने के लिए वो जुल्म होना चाहिए आप पे। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि चाइना के जो विषय में भारत सो रहा है, ऐसा क्यों कहते हैं? रीजंस क्या? वो इंडस्ट्री में आप देखिए, मिलिट्री आखिर एक सिम्टम है, उसका कॉज है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ। चाइना का इंडस्ट्री कहाँ है? आपका इंडस्ट्री कहाँ है?
ठीक है, फिर इट्स रियली दैट सिंपल। और जब इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बढ़ता है तो इच्छा भी बढ़ती है। ऐसा एक भी आपके यूट्यूबर में कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं? कितने सब्सक्राइबर हैं अभी? हमारे हाँ। 1.3 मिलियन। आर यू हैप्पी? और विल यू ट्राई फॉर 1.5 मिलियन? ऑब्वियसली विल वर्क हार्ड। हाँ, तो चाइना के पास अभी जो पावर है, इट वांट्स मोर। चाइना के पास जो टेरिटरी है, इट वांट्स मोर। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। इज इट बिकॉज वो और ऐसा आपने अपने आर्थिक मिसमैनेजमेंट के वजह से इनका पावर इतना बढ़ने दिया है और आपने कुछ भी नहीं किया उसको काउंटर करने के लिए। राइट राइट सो आर्थिक स्थिति के वजह से ही यू आर इन अ वेरी बैड स्टेट। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो डिफरेंशियल है वही आपके और चीन के बीच में है। अभी मोदी जी गए तो थे मिलने, वाज इट अ गुड साइन? वो तो फोटो ऑप था, वो ट्रंप को मैसेज भेजना था, वो ये नहीं था। देखिए, ये चीन जो है ना, ये आप समझ लीजिए, ये जो हमारे योगी जी ने उनको जेल में डाल के वो जेल में मर गया साला। कौन था वो? बहुत बड़ा गैंगस्टर था यूपी का। ओ अहमद लिटिल, हाँ हाँ। नहीं, छोटा वाला नहीं, उसको तो एनकाउंटर किया गया। वो तो सस्ता वाला था, एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर का पोता था, अंसारी, ऐसा वाला मुच्छे वाला, आई थिंक आई एम मिसिंग एक नंबर का मर्डरर, मल्टीपल मर्डर, सीरियल मर्डरर फेलो। वो सुअर की तरह जेल में उसको बुखार आके मर गया हरामजादा। बहुत अच्छा हुआ वो, उसके कब्र पे मैं थूकता हूँ। उसका जो था, अब आप समझ लो कि आप उसके पड़ोसी हो। आपको क्या करना चाहिए? आपको इमीडिएटली टीवी कैमरा लगाना चाहिए। आप खुद एक या तो गैंगस्टर बनो, नहीं तो गैंगस्टर का फ्रेंड बनो, नहीं तो फिर घर पे मशीन गन ले आके रखो। ये नहीं भाई कि जब वो आपके घर के आपका पड़ोसी अंसारी, जिसने 3 पड़ोसी घरों को हड़प के ले रखा है, आप इधर ये घंटी बजाते रहो लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर भारत, ठिंग 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 ठिंग, और समझो कि वो मानेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा, ये ठिंग 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 करते रहता है, हम इसका कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वो आने वाले हैं। एंड वी आर स्लीपिंग। वी हैव बीन, एंड इट इजंट न्यू, इट्स नॉट जस्ट दिस गवर्नमेंट। काफी देर से कह वी रहे हैव बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट, since the 1980s. We were sleeping under Rajiv Gandhi. We were sleeping under Narasimha Rao ने तो कुछ बदलने की कोशिश की. I think he was the only one that did something. Vajpayee also tried something. But overall, we have not taken it as seriously as we should. अदर देन चाइना, पिछले 10 सालों में आपके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी में कहाँ पर भारत लैग कर रहा है? क्या गलतियां आपके हिसाब से हुई हैं? काफी सारी चीजों पे. टॉप 3। Not reforming the foreign service. जो थ्रू करियर इवैल्यूएशंस होनी चाहिए, जो प्रमोशंस के जो सीनियरिटी के बेसिस पे जो प्रमोशंस होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ये नहीं हो रहे हैं। जो थ्रू करियर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो बहुत ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर थॉट तरीके से हुआ है। और देखिए, गलत होना इज टोटली फाइन, बट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हम गलती के ऊपर गलती किए जा रहे हैं और हम सीख नहीं रहे हैं। जो एक पड़ोसी देश में जो जब रेजिम चेंज चल रहा था, आपका उधर एम्बेसडर बैठ के बोल रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, 1-2 दिन में क्लियर आउट हो जाएगा। नेपाल में जब एक प्रधानमंत्री के बीबी को जिंदा जलाया जा रहा था, आपका उधर का बैठ के जो ऑफिशियल था वो बोल रहा था कि भाई अरे ये तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। नाउ द इश्यू इजंट कि उन्होंने ये बोला, ये गलत रीड करना नेचुरल है हमारे इसमें। यू विल मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। क्या करेक्शन के तौर पे आपने क्या कोर्स करेक्शन किया बांग्लादेश में या श्रीलंका में या नेपाल में? नो। इंस्टीट्यूशनल ओवरऑल क्या आपने अपना पीएमओ के लेवल से पॉलिसी करेक्ट हुआ? हाँ। पर एमईए के लेवल से क्या पॉलिसी करेक्ट हुआ? नो।
आपने अमेरिका में एक दूत को भेजा है, जो अमेरिकन उससे नफरत करते हैं, वो अमेरिकन से नफरत करता है। आप अगर एम्बेसी में उनके बारे में बात करोगे, वो हमेशा पिछले 15 साल से उसके नाम पे थूकते आते हैं। क्यों? आपको पता नहीं था? और कोई भी आज भी अगर आप डीसी में जाके उसके बारे में पूछोगे, वो थूकेते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई देख, ये बंदा जो आता है ना हमारे कॉन्फ्रेंस में आके बहुत जार्गन बक के जाता है और फिर बोलता है, देखिए मैं तो एक छोटा-सा आदमी हूँ, आप इतने बड़े विद्वान हैं। वो ना वो उल्टे हाथ का जो चांटा होता, आई डोंट नो व्हाट द हिंदी मेटाफोर और इडियम इज़ फॉर दैट, कि अफ़गानिस्तान और ईरान में ना, ये आप कभी भी अफ़गानिस्तान, ईरान में ना वो बहुत ही घटिया लोग गाली देते हैं। हिंदुस्तान में गाली देना एक आर्ट फ़ॉर्म है, उधर गाली देना बहुत घटिया लोग देते हैं। अगर आपको असली में किसी को बेइज़्ज़त करना हो, अगर मैं आपको ईरान या अफ़गानिस्तान में अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप बीसी हैं, एमसी हैं, मैं ऐसे कभी नहीं बोलूँगा। बोलूँगा, आप तो भगवान की परछाई हैं धरती पे। सूरज आप ही के वजह से उठता है और आप ही के वजह से सूर्यास्त होता है। चिड़िया आपका चेहरा देख के गाना शुरू कर देते हैं। चाँद आपका ही गुन गाता है। जब आप हँसते हो तो चाँद का मुँह ऐसे बन जाता है। जब आप रोते हो तो चाँद का फुल मून बन जाता है। तो ये ऐसे आपको ज़लील करना। And you know, the Americans pick up on this very well. We've had, but overall foreign policy has not been a failure. ये भी हमको समझना चाहिए। राइट, कुछ ना कुछ सही है, कुछ ना कुछ काफी चीजें बहुत अच्छी हुई। राइट, देखिए, जो ये ट्रम्प के साथ जो हुआ है, ये मैं इसको फेलियर नहीं मानता हूँ। और मैं क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि ट्रम्प सबके साथ ऐसे है। तो आप कुछ नहीं, इंडिया की बात। हाँ, एंड यू नो देयर आर मच मोर प्रोफेशनल फॉरेन सर्विसेज देन यू, जो इनको उनके साथ डील नहीं कर पाए। अग्रीड। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन फेलियर्स, पर्सनल फेलियर्स व्हिच वी हैव टू लुक एट। और एक विदेश मंत्री का काम होता है उन इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स को फिक्स करना। ये नहीं कि कॉन्फ्रेंस से कॉन्फ्रेंस में जाओ और ये यूट्यूब पे लेजर आई वाला शॉर्ट्स बनाओ। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब वो वोट चोरी जैसा बड़ा इल्जाम लगाते हैं, मैं बिकॉज बिहार इलेक्शन पे आ रहे हैं, उस रिस्पेक्ट में भी इसको टच करना चाहता हूँ। क्या आप इसको वाजिब मानते हैं? देखिए, ऑपोजिशन जो भी इल्जाम लगाना चाहता है, क्या कहीं रूल बुक में लिखा है आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं? तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, कोई लीगल बार नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसका हक बनता है। प्रॉब्लम क्या है कि इंस्टीट्यूशन का जो रेपुटेशन है, उसका मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्या उस पे डेफेमेशन केस लगाया? क्यों नहीं लगाया? आज ईसी को उस पे डेफेमेशन केस लगाना चाहिए था, शो कॉज नोटिस देना चाहिए था, किया? चलो, वो सरकार ने जो किया नहीं किया, लेट्स नॉट गो देयर। आपके हिसाब से जो राहुल गांधी ने पॉइंट्स उठाए, वो फेयर थे कि नहीं? No, they're not fair. They're not fair. They're not fair. I don't agree with a single point he made. Why do you say that? Because anybody जिसको election पता है, उसको पता है कैसे election manipulation होता है, and none of this had election manipulation written on it. ये 4 एक घर में 50 नाम आना, भाई ये मैं खुद देख चुका हूं भाई। ये ओखला में अगर आप जाओगे, जो मुसलमान मोहल्ला है इधर, जो उनके लिए वोट करता होगा, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल। देयर आर हिंदू मोहल्लाज आल्सो लाइक दिस। एक घर में आपको 50 लोग मिलेंगे। उधर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का नहीं है, क्योंकि एक पूरा खानदान उस घर के एक कमरे में रहता होगा। हर फ्लोर पे शायद एक बाथरूम होगा और सारे 50 लोगों के बीच में 4 बाथरूम होंगे। सो बेसिकली 12.5 पीपल टू 1 बाथरूम। अब वो एड्रेस क्या देंगे भाई? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर नहीं होगा। वो कभी भी चेंज कर लेंगे, उनका फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट तक नहीं होगा। They will give that. That is not proof of anything. ठीक है, आपको प्रूव करने के लिए आपको सिस्टमैटिक, आपको एक्सेप्शन नहीं दिखाने, आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिखाना है। आप समझ रहे हो ना? He did not show a systematic pattern. जो भी उन्होंने बताया, these are all things I have seen with my own eyes, कि कैसे एक मंजिल में, एक मकान में कैसे 50 लोग, मुनीर का भी होता है ऐसे, कि ये मैं खुद देखते आया। तो गलत नहीं है? गलत तो है भाई, मैंने ये नहीं बोला सही है, मैंने बोला ये वाजिब है।
ये वाजिब है कि ये पॉइंट्स मतलब आप ये रेज कह रहे हो कि करना है। दोनों साइड में होता होगा, दिस इज व्हाट यू सेइंग। हाँ हाँ, आई एम श्योर अबाउट इट। तो आप ये कह रहे हो कि अगर जहां पे कांग्रेस जीती है वहां पर भी इनको ऐसे वोट्स मिले होंगे, हाँ, ऑफ तो कोर्स, ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर नहीं है? ऑफ कोर्स इट इज। बट वेयर इज इट अ फेलियर इफ देयर 50 पीपल लिविंग इन अ हाउस? दैट इज नॉट अ फेलियर, बट सी देखिए, एक्सेप्शंस हमेशा होंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं बिकॉज ऑफ है। द बैंडविड्थ ऑफ आवर कंट्री। क्या? ठीक है, सो इट इज इम्पॉसिबल, सो इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ, इनफैक्ट द इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल सही कर रहा है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। और आपने देखा जो भी उस पे एलिगेशंस लगाए वो सब ऐसी की तैसी हो गए। सो इलेक्शन कमीशन के रेपुटेशन को प्रिजर्व करना सरकार और इलेक्शन कमीशन का काम है, और मैं तो उनसे विनती करूंगा आप जल्द से जल्द उन पे डेफेमेशन केस लगाइए। इंडियन मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और जी। वो बताते हैं कि हम अपने देश में रहें और बाहर ना जाएं। डू यू थिंक दिस इज वैलिड? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। आई थिंक कि अगर आप आपको देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपने खुद गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट प्री स्कूल, कॉर्पोरेशन स्कूल से ग्रेजुएट नहीं किया है, आपको ना ही तो लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए, ना ही तो राज्यसभा का टिकट मिलना चाहिए। आपको यूपीएससी एग्जाम भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। बट आई ऑल्सो थिंक आपको स्पेशल डिप्लोमेट्स के लिए वीआईपी लेन नहीं होना चाहिए एयरपोर्ट में। करो, रोक कौन रहा है भाई? आई डोंट थिंक इट्स फेयर। देखिए, यू कांट फोर्स समथिंग ऑन देयर चिल्ड्रन, दोस चिल्ड्रन आर इंडिपेंडेंट पीपल। बट अगर आपने एक रूल बनाया कि जो भी आपको अगर राज्यसभा का टिकट चाहिए या लोकसभा का टिकट चाहिए या यूपीएससी में एडमिट होना है, आपको कॉर्पोरेशन स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा होना चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा होना चाहिए। फिर देखिए क्या सब होता है। बट यू कांट टेल समबडी हु हैज मेड इट फॉर हिमसेल्फ कि यू कांट एस्पायर फॉर अ बेटर लाइफ फॉर योर चिल्ड्रन। दैट इज राइट। तो पेरेंट्स की गलती के लिए आप बच्चों को ये नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन चॉइसेस। राइट। 2021 में तालिबान के टेक ओवर से पहले अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ घानी, उन्होंने एक्साइल लिया यूएई में। जी। बांग्लादेश में शेख हसीना आई भारत में। मैं आपसे समझना चाहता हूँ एक्साइल का जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, और कौन सी स्पेसिफिकली उन्होंने यूएई क्यों चुना, उन्होंने भारत क्यों चुना, और एक ऑब्वियसली वो प्रधानमंत्री या वो जो पद है वो उनका खत्म हो चुका है और वो इतने रेलेवेंट है नहीं, तो हम अपने देश का पैसा शेख हसीना पर क्यों लगाएं? सो घानी की अलग, आई मीन ईच स्टोरी इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट शेख हसीना बिकॉज़ शी इज इन इंडिया। शेख हसीना का क्या है कि वो इनिशियली वो ब्रिटेन जाना चाहती थी क्योंकि उनके जो नीस थी वो एक मिनिस्टर भी हैं। उनके बहन की जो बेटी है वो एक मिनिस्टर थे लेबर गवर्नमेंट में उधर कीयर स्टामर के इसमें, बट वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजर, और उधर क्योंकि बांग्लादेशी लॉबी बहुत पावरफुल है उसकी वजह से वो उधर जा नहीं पाई, तो हिंदुस्तान में रुक गई। अब हिंदुस्तान में ये बनता है कि एक प्रधानमंत्री जिन्होंने ओवर एंड अबव एफर्ट लगाया कि हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। वी हैव अ ड्यूटी टू हर। जैसे हमने उनके पापा, जब वो पहली बार उन्होंने शरण नहीं लिया है हिंदुस्तान में, ये दूसरी बार है, क्योंकि जब उनके पापा को मारा गया था और सब, वो जर्मनी में थे, शायद जर्मनी में थे, और फिर उन्होंने आकर हिंदुस्तान में ही अपना टाइम बिताया था। वो हमारा फर्ज बनता है जो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए नहीं किया था, उन्होंने सोचा कि बांग्लादेश की सबसे अच्छी पॉलिसी है कि हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बरकरार रखें। आप ऐसे लोगों को, आपका फर्ज बनता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट में कर रहा हूं, क्योंकि कल अगर लोगों ने देखा कि आपने शेख हसीना को निकाल दिया, ऐसे कोई भी ऐसे छोटा मोटा देश हमारे नेबरहुड में ऐसे नहीं होगा जो आपके साथ दोस्त बनना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप दोस्तों का हाथ छोड़ देते हो।
It is the same reason Raw can't make intelligence assets anywhere. Nobody trusts Raw क्योंकि उन्होंने अब तक इतनी बार अपने assets का हाथ छोड़ दिया है और उनको betray किया है. Sometimes because prime ministers have told them to. Morarji Desai and then I.K. Gujral. But largely because of themselves. उनके अंदर का जो इंटरपर्सनल राइवलरी है उसके वजह से एक दूसरे को इतने पीठ पे खंजर मारते रहते हैं ये रॉ के लोग. इतने एसेट्स को बिट्रे किए हैं ओवर द पास्ट ईयर्स. इट्स जस्ट लाइक दैट. कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा. सो इट इज अ प्योरली पॉलिटिकल नीड टू गिव असाइलम. फ्यूचर में बांग्लादेश और नेपाल भारत के लिए कैसा होने वाला है? जो थिंक कि चाइना का उसमें सो देखिए, एक ये ना मेक्सिको के प्रेसिडेंट थे बेनितो हुआरेस. वो बोलते थे कि भाई मेक्सिको में ना बस दो नहीं, मेक्सिको की क्या ट्रेजेडी है कि हम भगवान से इतने दूर हैं और अमेरिका के इतने पास हैं. और जो भी छोटा देश होता है ना, वो कभी भी, जैसे हिंदुस्तान में भी हम अपने आंतरिक चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं. कोई किसने बोल दिया तो देशद्रोही है भाई. अमेरिका ने ये करवाया, रूस ने ये करवाया, जर्मन आर्म्स लॉबी ने ये करवाया, CIA KGP CIA ने आजम ने करवाया है. ठीक है ना, वो दे लाइक टू ब्लेम देयर नेबर फॉर इट. तो हर चीज जो उधर गलत जाता है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान. जो हम CIA के बारे में बात करते हैं वो हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं. कि रॉ ने कराया होगा ऐसा. ऐसे ही रा टू कोट पाकिस्तान, रा ने करवाया. तो और हमको पता है भाई कि रा में कितने घोंचू बड़े होते हैं. बट एनीवे, सो उसमें क्या होता है कि ये कभी आप सॉर्ट नहीं कर पाओगे. दिस इज ऑलवेज अ स्मॉल गाय बिग गाय वर्सेस थिंग. ठीक है, जो भी छोटा होगा, जिसका 300 गज का प्लॉट होता है 1000 गज के प्लॉट के, ये वो हमेशा कंप्लेन करते रहेगा कि भाई उसका चोरी का माल है, मेरा ईमानदारी का माल है. ठीक है, इस घर में कुछ प्लम्बर का इशू हुआ होगा, बोलेगा उसी ने पैसा देके ये सब करवाया है. नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. ठीक है, बट याद रख लीजिए कि यही मैं बोलते रहता हूँ. ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में मिस्टेक्स, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए. ऐसे नहीं है कि अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस भी गलतियां नहीं करती हैं. गलतियां हर देश करती है, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. यार, ह्यूमन बीइंग फंडामेंटली गलतियां करते हैं. राइट. ओके, सो दैट इज अ नेचुरल. बट व्हाट हैज हैपेंड इज, साउथ एशिया में कसिनो में एक कहावत है, द हाउस ऑलवेज विंस. कसिनो में जो भी जाता है, उस दिन अगर एक बंदे ने जैकपॉट हिट कर लिया, उसको 1 करोड़ बन गया, ऐसे 10 लाख लोग और होंगे जिसने 10-10 हजार खोया है. और उस 10,000 में जो 10,000 खोया है उसका 100 करोड़ बना, 100 करोड़ या 10 करोड़ बना, पता नहीं कितना बना, आई कांट मल्टीप्लाई इन क्रोर्स. इसको अपना 1 करोड़ जैकपॉट मिल गया, पर कंपनी ने फिर भी 99 करोड़ बनाया. साउथ एशिया उसकी तरह है. इंडिया इज द हाउस, इंडिया ऑलवेज विंस. बांग्लादेश के साथ क्या होगा, 26 फरवरी को इधर इलेक्शन होना है. उसके बाद शायद इमीडिएटली तनाव कम नहीं होगा, पर हो जाएगा. नेपाल के साथ भी, क्योंकि नेपाल को जो गिरिजा प्रसाद कोइराला था ना, मनीषा कोइराला के अंकल जो उधर के प्रधानमंत्री थे, वो बोलते थे देखिए नेपाल के साइड पे 2 कुत्ते हैं. एक जो कुत्ता हमारे दक्षिण में है वो भौंकते रहता है पर काटता नहीं है, और एक जो कुत्ता हमारे उत्तर में है वो भौंकता नहीं है पर बहुत बुरी तरह से काटता है. और आप कौन से कुत्ता को प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली जो काटता नहीं है. तो वो खुद ब खुद, देखिए, उनको अलाउ करना चाहिए थोड़ा बहुत वो टैंट्रम थ्रो करने के लिए. ऐसा नहीं है ना कि क्योंकि वो पड़ोस वाली आंटी आके तुमको रोज गाली देती है, तुम एक दिन लेके ईंट देके उसको मार दोगे सर पे फोड़ के. नहीं, इट्स फाइन, द हाउस ऑलवेज विंस. डोंट गेट डिस्पॉन्डेंट. श्रीलंका में क्या बोला था लोगों ने? अरे ये तो कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, ये चाइना का कठपुतला बनेगा, ये सब हुआ. क्या हुआ? उसने आके बहुत अच्छे रिलेशंस हमारे साथ बना के रखे हैं. सब ने बोला ये मोहम्मद मुइज़ू के नीचे हम मालदीव्स हमेशा खो गए हैं. क्या हुआ फिर भाई मालदीव्स के साथ? इतने अच्छे फिर से रिश्ते बन गए हैं. सब्र करो.
ये हिंदुस्तान में ना हम बोलते हैं हम इतना प्राचीन कल्चर है, हम 10 मिनट का नहीं देखते हैं, 10,000 साल का हम देखते हैं। और भाई तुम 1 साल 1-2 साल सब्र नहीं कर सकते हो। राइट Now, I want you to remember, I've been very critical of the government here, पर मैं हमेशा बीजेपी के लिए वोट करूंगा, मोदी के लिए वोट करूंगा। क्योंकि जो भी मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताए हैं, ये मैं वैसा बंदा हूँ, जो जब आप मेरे को मैं भूखा 10 दिन से भूखा हूँ और आपने मेरे को पाव भाजी दिया, मैंने कहा, भाई इसके ऊपर नींबू और प्याज डालने में तो क्या कमी रह गई? ठीक है ना? मैं उस टाइप का बंदा हूँ बस। I mean, if you like it, great. If you think I'm an asshole, very good for you. बट मेरे को ये पता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हैं, कम से कम मोदी ने मेरे को वो पाव भाजी बिना प्याज और बिना नींबू का पाव भाजी दिया। राहुल गांधी वो ऐसा बंदा है जो मैं 10 दिन के बाद उसके घर भूखा आया हूं, वो मेरा पॉकेट से फोन निकाल के सब कुछ निकाल के चोरी कर लेगा। समझ रहे हो ना आप? बट आई थिंक अगेन पीपल हैव फॉरगॉटन हाउ बैड थिंग्स वेयर बिफोर मोदी। लास्ट क्वेश्चन, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, यू लव बुक्स, आपके हिसाब से अगर आपको भारत के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो गॉड सेव इंडिया पर नहीं। आप भारत के लिए 3 ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे? पहले वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस को एक्सपैंड करो। अभी आपके क्या 4-5 लाख टोटल पुलिस हैं, वो कम से कम 30-40 लाख होने चाहिए। सब पे बॉडी कैम लगने चाहिए, सबके बैंक अकाउंट्स, फोन इंटरसेप्ट होगा, जो भी फोन उसके पास आएगा उसको भी ऑटोमेटिक प्रायोरिटी दी जाएगा फॉर इंटरसेप्शन। अगर उन्होंने केस सॉल्विंग नहीं किया, उनका प्रमोशन नहीं होगा। सेम इन ब्यूरोक्रेसी। आप यूपीएससी के बेसिस पे, एक यूपीएससी एग्जाम के बेसिस पे आप ये नहीं ले सकते। आपका फेलियर स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। अगर 50% सक्सेस रेट 70% होगा, अगर आपने 70% से ज़्यादा सक्सेस किया गवर्नमेंट पॉलिसी पे, तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप कैसे फीडबैक दे रहे हैं? देखिए, द प्रॉब्लम इज इट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। क्वालिटी इज बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, quantity is based on standard metrics. So that is a tricky one that you have to do. इसीलिए मैं प्रधानमंत्री कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डिक्टेटर जनरल बनाएंगे तो ये अलग बात है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 मैं क्या बोलूंगा कि जो भी सरकार एडवर्टाइजमेंट देगा पब्लिक में, उसका पहले एक ऑडियंस ये बनाना पड़ेगा कि आप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का आप 3-4 रुपए के टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी पेपर के फ्रंट पेज पे लगा रहे हो। आपको लगता है जिसको रूरल गारंटी, मनरेगा का पैसा चाहिए, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का खरीद भी पाएगा या देख पाएगा? और they all have to submit statistics on viewership to get government funding and things like that. So ये जो पूरा करप्ट नेक्सस है पेपर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट सरकार का, वो खत्म कर कई 100 करोड़ों का है ये एडवर्टाइजमेंट। हजारों हाँ, अरबों का है भाई। और things like this. So third will be regulatory frameworks. No rule or law should be written in difficult English. It should be the test of a law. आप एक 10वें स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम बच्चे से पढ़वाओ और समझो कि वो समझ पा रहा है या नहीं। और अगर वो बच्चा ने नहीं समझा, आप ये लॉ पास नहीं कर सकते। all laws should be written in very simple English. No paper should be more than 1.5 pages long. And synchronize the regulations all across. Language. साउथ को हिंदी से प्रॉब्लम है, नॉर्थ को अंग्रेजी से प्रॉब्लम है। ठीक है, आप एक प्रॉब्लम क्या है अभी कि आपका मार्केट पूरा फ्रैक्शनलाइज हो चुका है क्योंकि हर लैंग्वेज का ये है। तो नॉर्थ को आप हिंदी मीडियम बना दो, साउथ को आप इंग्लिश मीडियम बना दो। कैन यू बिकम अ बाइलिंगुअल कंट्री? यस, ग्रेट। तो आप कह रहे हो साउथ में सिर्फ तमिल और इंग्लिश? करो।
तो अभी जैसे तमिलनाडु में कह रहे हैं हिंदी बोर्डिंग, हिंदी देखो गाने हटा देंगे। हिंदी शुड बी ऑफर्ड, जस्ट लाइक इन द नॉर्थ इंग्लिश शुड बी ऑफर्ड। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप उनको रोक नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना? ओके। But I think this need to impose Hindi on the South, it is now proving counterproductive. देखिए फ्रांस में और इटली में कभी फ्रेंच इम्पोज नहीं किया गया था, इटालियन इम्पोज नहीं किया, नाम के वास्ते इम्पोज हुआ था। पर आपको पता है अगर आपने 1825 में अगर आप पेरिस जाते, जो आजकल हम फ्रेंच बोलते हैं, वो पेरिस के बाहर किसी को समझ में नहीं आता था। वो आस्ते आस्ते न्यूज़पेपर के वजह से, रेडियो ब्रॉडकास्ट के वजह से पूरा फ्रांस फ्रेंच बोलने लगा। जो आजकल इटालियन बोला जाता है वो इटालियन ही नहीं है, उसका नाम इटालियन 1870s 90s जब आई फॉरगेट नाउ, जब इटालियन यूनिफिकेशन हुआ था उसके बाद जो टस्कनी में बोला जाता था उसका नाम दिया गया इटालियन। इट इज एक्चुअली टस्कन। ओके। और फिर भी 1960s तक आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी इटालियन लोग इटालियन नहीं बोल सकते थे। 1960s के बाद जब टीवी बना और एक स्टैंडर्डाइज्ड इटालियन बोलना शुरू हुआ, मास मीडिया सब टीवी देखना चाहते थे, सब समझना चाहते थे क्या हो रहा है, तब जाके इटालियन इटली का लैंग्वेज बना। आज भी आप देखेंगे जो लेवेंटीन जो अरबिक है, जो सीरिया में बात किया जाता है, वो माजरी से बिल्कुल अलग है जो इजिप्ट में बात किया जाता है। ओके। और जो खलीजी है उसमें भी जो नॉर्दर्न खलीजी है, जो अमीरात, बहरीन, कतर में बोला जाता है, वो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यमनी। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये अरबिक आइडल जो सिंगिंग कॉन्टेस्ट है ना, ये पैन अरबिक प्रोग्राम्स आना शुरू हुए हैं, उनका जो स्टैंडर्डाइज आपने देखा है हर हिस्टोरिकल सीरीज में, इंग्लिश हिस्टोरिकल सीरीज में, या तो पिक्चर है या तो टीवी ड्रामा है, उसमें हमेशा लोग अंग्रेजी एक्सेंट से बात करेंगे, कभी अमेरिकन एक्सेंट से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? यही हो रहा है अरबिक में कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड अरबिक जो है ना, वो यमनी स्टैंडर्डाइज्ड अरबिक, आई डोंट नो व्हाई यमन, आई हैव नॉट स्टडीड दैट, बट ये यमनी एक्सेंट और यमनी डिक्शन पे स्टैंडर्डाइज हो रहा है। ये नेचुरल प्रोसेसेस है, आप इनको थोपो मत, अपना पोगा। गॉट इट। इफ यू हैव टू पिक वन इंस्पिरेशनल फिगर फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री, कौन होंगे वो? Oh, that's very unfair. You can't ask me for one. 2-3 तो बोलने पड़ेंगे। 2 बोल दो। ठीक है। एक तो शायद मेरे रिश्तेदार थे, राजेंद्र चोरा, क्योंकि उन्होंने जाके मलेशिया पे कब्जा कर लिया था, सिंगापुर पे कब्जा कर लिया था, इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया था उन्होंने, श्रीलंका पे तो उनके पापा ने कब्जा किया था। तो मिलिट्री हिस्ट्री के ओर से इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल नेवल पावर प्रोजेक्शन। जूलियस सीजर ने मैक्सिमम क्या, वो 40 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल है, वो फ्रांस से इंग्लैंड चले गए। इन्होंने 3000 किलोमीटर ऑफ ओशन नेविगेट करके कब्जा किया, और एक राज्य को नहीं ये किया, एक साम्राज्य को उन्होंने कब्जा किया। और दूसरे होंगे एक ओडिशा के राजा हैं जिनका नाम कई सारे इंडियंस ने सुना ही नहीं होगा, आपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा तक नहीं होगा। उनका नाम था सम्राट खारवेल। सम्राट खारवेल, वो एक जैन सम्राट थे, और ये आपको पूरे अशोका के बारे में बकवास बोला जाता है ना कि वो कितने अच्छे थे, वो एक्चुअली बुद्धिस्ट, कलिंगा के युद्ध के 4 साल पहले ही वो बुद्धिस्ट बने थे। और क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्ता मौर्य ने एम्पायर, चंद्रगुप्ता और बिंदुसारा ने जो एम्पायर बनाया था, वो अशोका ने सोशलिज्म की वजह से डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। आपको पता है कैपिटलिज्म का बाप भी एक हिंदुस्तानी मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे। एक्चुअली अर्थशास्त्र में अगर आप पढ़ेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इट इज प्योर ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मिजेज का बाप था कौटिल्य, और कार्ल मार्क्स का बाप था अशोका, लेनिन का बाप था, माओ सेतुंग का बाप था अशोका। और अशोका ने ही स्टार्टेड द मौर्य एम्पायर, उनके लाइफ टाइम पर भी कोलैप्स होना शुरू किया। तो कलिंगा पे उन्होंने हमला किया था, ये सभी को पता है। वो अशोका पिक्चर देखा होगा आपने, जो लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, उन्होंने अशोका पिक्चर देख के देखा होगा कि कलिंगा पे। आपको पता है उसके 20 साल बाद, बस 20 साल बाद, खारवेल ने पाटलिपुत्र को पकड़ के जला दिया। कलिंगा हैड रिवेंज।
पर ये आप हिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ोगे। इंडियन पीएम की अगर बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स में एनी वन, यू हैव टू पिक वन। नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। देखिए, if you ask me to pick 2 and 3, it would be Modi and Vajpayee. Not Lal Bahadur Shastri ji? No, too socialist for me. Okay. Inspirational, yes, but not my favorite. Any specific reason? Like I said, too socialist. In what sense? जब उनको नेहरू के बहन ने चिट्ठी लिखा कि तुम जैसे एक छोटा आदमी कैसे मेरे भाई के घर जो आज 3 मूर्ति भवन है उसको ऑक्यूपाई करने का फिट मानते हैं, आप कृपया निकल जाइए और उसका म्यूजियम बना दें। उन्होंने सुना, भाई ये क्या तुम्हारा बाप का जायदाद है कि वो म्यूजियम बनेगा? वो प्रधानमंत्री का घर है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट या व्हाइट हाउस की तरह। He couldn't say no to people. He was too kind. And he was too socialist. बट उन्होंने भी तो यही कहा था ना, जय जवान जय किसान, ये सारी चीजें जो अमेरिका के अगेंस्ट भी जो बातें कही थी तो कि भारत न्यूक्लियर पावर है, तो मैं अभी अमेरिका के खिलाफ टिप्पणी देता हूँ। अमेरिका एक घटिया 2 कौड़ी का देश है। थू, ट्रम्प पे थू, बाइडेन पे थू, डेमोक्रेट्स पे थू, रिपब्लिकन्स पे थू। अब मेरे को भारत रत्न दो। बोल दिया मैंने, अब भारत रत्न दो ना मेरे को। मैं भी बोलूंगा जय जवान जय किसान। I can never say जय किसान, sorry, I hate them. जय जवान जय अंबानी जय अदानी जय इंडस्ट्रियल, हाँ, जय कारोबार जय जवान। बोल दिया मैंने, अब मेरे को भारत रत्न दो। नो, सी यू हैव टू जज देम बाय व्हाट दे डिलीवर्ड। ओके, नाउ फॉर मी नरसिम्हा राव इज नंबर 1, क्योंकि एक एक्सट्रीम माइनॉरिटी सरकार होते हुए भी उन्होंने जितना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिलीवर किया और कोई नहीं कर सकता था। दूसरे होंगे मोदी जी, क्योंकि उन्होंने अभी तक काफी कर रखा है। उनका पीआर एकदम घटिया है, आई एम सॉरी टू से दिस, पर जितना उन्होंने कर रखा है, अगर उनका पीआर ठीक होता, हम शायद, मैं खुद मान लेता कि फॉर मी आई लाइक द अंडरडॉग। ठीक है, मोदी इज द ओवरडॉग, नरसिम्हा राव इज द अंडरडॉग। He's done a lot. So it's a toss up for number 2 between Vajpayee and Modi, because Vajpayee ने काफी सारा काम किया था एक माइनॉरिटी सरकार रखते हुए। शायद इतना नहीं जितना नरसिम्हा राव ने किया, पर उन्होंने फिर भी किया। न्यूक्लियर टेस्ट तो उन्होंने करवाए। And I would say along with Vajpayee and Modi, the third one is Indira Gandhi. Oh, I hate her economic. आप देखिए, मेरे favorites are based on economic policy, not so much on जियोपॉलिटिक्स। पर बॉस, जो ये इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल रियल पॉलिटिक खेल सकती थी ना, वो ये हेनरी किसिंजर, और ये हेनरी किसिंजर तो वो हेड मिस्ट्रेस थी, वो एलकेजी का स्टूडेंट था। वो असली कौटिल्य की जो सुपुत्री होती ना, वो आई एम टेलिंग यू, she was not related to Jawaharlal Nehru, she was related to Kautilya. कश्मीरी पंडित थे, तो वैसे कौटिल्य तो गांधारा से थे ना, तो पास में ही है, same people. I'm sure you'll find some genetic link between Kautilya and her. Because as a practitioner of foreign policy, I realize कि हमारा जो पावर आता है वो पैसे से आता है, तो मैं हमेशा इकोनॉमिक्स पर ही रेट करूंगा। sure. पर अगर आपने बस फॉरेन पॉलिसी पे रेट करने को बोला, फॉरेन और जियोपॉलिटिक्स पे, बॉस, इंदिरा गांधी इज द गॉडेस। शी ट्रूली इज। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। बहुत सी चीजें जानने को मिली, एंड नॉट जस्ट योर नॉलेज, बट आई थिंक एक नेशनलिज्म है जिसमें सिर्फ हम बोलते हैं हमें देश से प्यार है। आपका नेशनलिज्म ये है जिसमें एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, जिससे कि हमारे ही देश का भला होता है, और जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को सीखना भी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज। थैंक यू सो मच अपना समय निकालकर हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसमें मैं अपने मम्मी को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो नेशनलिज्म है वो मेरे मम्मी के प्यार की तरह है। वो कभी भी जब मैं कुछ बनाता था तो थोड़ा और अच्छा नहीं कर सकता था,
मम्मी मैंने 99 ले आया मैथ्स में, क्यों? तू वो तेरा 1 मार्क का क्या हुआ? कोई दुश्मनी है तेरा मैथ्स से? या मेरी इज़्ज़त से तेरी दुश्मनी है, क्यों 100 नहीं ला सकता था? तो जो जो प्यार होता है ना, वो कई शेड्स में आता है। आई नेवर डाउट माय मदर लव्स मी, इवन दो शी नेवर प्रेज़ मी। तो दैट इज़ इट। बट थैंक यू सो मच, आई हैड फन। थैंक यू। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।